सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एचके ऑफिशियल। सो चलो आज भी हम 2024 का जो है ना पीवाईक्यू सोल्यूशन देख रहे होंगे ओपी का। ठीक है, तो आपका आई थिंक 1 डे बाद आपका जो है पेपर है ओपी का। सो डेफिनेटली ये वाली जो लेक्चर है मैं भी ये वीडियो जो है आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। वाई? बिकॉज 2024 एकदम रीसेंट जो लास्ट पेपर हुआ है हमारे ओपी का, उसका मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपके साथ लेकर आई हूँ। एंड सिर्फ मैं आपको वो सोल्यूशन दिखाऊंगी नहीं, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इट थरोली। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक कोई भी वीडियोस देख ली होंगी, मे बी आपने यूनिट 3, 4, 5, 6 सारी वीडियोस वन शॉट में अवेलेबल है। सो इफ यू हैव सीन एनी ऑफ द वीडियो, तो वो पर्टिकुलर यूनिट को यहाँ पर आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो एंड आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको आंसर किस फॉर्मेट में फ्रेम करना है। ठीक है, उसके बाद आप जो है बचे हुए यूनिट्स अपने वापस कर सकते हो। अदरवाइज बहुत ज्यादा मैं ये सजेस्ट आपको करूंगी कि आप यूनिट 3, 4, 5, 6 चारों के भी वन शॉट्स देख के फिर ये वीडियो को आप जब देखोगे तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होगा एंड आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे आंसर्स को आपको फ्रेम करना है एंड व्हाट आर द रीसेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्किंग इन द पेपर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड देखो हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज एफडीएस के पेपर में हमने देखा कि जो पीवाईक्यूज आ रहे थे वो मोस्टली इतने नहीं आए, लेकिन मतलब ठीक है, हम ऐसे हर पेपर के लिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पीवाईक्यूज जो लेटेस्ट पीवाईक्यूज होते हैं वो एनी टाइम इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन तो रिपीट होता ही है, जो कि एफडीएस में भी हुआ है एक दो। लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन जो है हार्ड लेवल के थे, तो कोई बात नहीं, उसमें भी जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा या फिर उन्होंने थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर समझा होगा तो खुद से वो लिख सकते थे, ऐसा पेपर था। तो चलिए ये वाला ओओपी का पेपर तो सिंपल है। वाई? बिकॉज कि इजी हमारे यूनिट्स हैं एंड इतना ज्यादा हाफ जैसे कि लिंक लिस्ट वगैरह जो है ना टॉपिक्स नहीं है, तो बहुत अच्छे से मैं आपको सब बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला पेपर है, देखो आपका 2024 मई का पेपर है ये। ओके, तो चलो सबसे पहले जो है मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। ठीक है, एंड ये जो सोल्यूशन है ना यहाँ पर मैंने रखा हुआ है बेसिकली, वेट यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पेपर है मैंने पूरा सोल्यूशन यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंड ये जो है ये डायरेक्टली मैंने अभी अपलोड भी कर दिया है चैनल के प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉर एससी कंप्यूटर एंड एआईडीएस बोथ। तो अगर आप चाहो तो वहां से रेफर भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सब। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड ये पूरा का पूरा 2024 पीवाईक्यू पेपर का सोल्यूशन है। तो चलो एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे एंड बहुत ज्यादा इजीली हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, एक्सप्लेन नीड ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये मैंने आपको लेक्चर के टाइम पे भी बताया हुआ है। सो व्हाट आर द रूल्स टू बी फॉलोड व्हेन ओवरलोडिंग एन ऑपरेटर इन C++। मतलब कौन से रूल्स हैं जो कि फॉलो करे जाते हैं टू बी मतलब ओवरलोडिंग के टाइम पे। ठीक है, तो बेसिकली हम कोई भी ऑपरेटर लेते हैं, देखो हमें कभी कभी क्वेश्चंस ये भी आते हैं, मतलब सब क्वेश्चंस होते हैं कि ये भी बताओ कि कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो वो भी मैंने इस क्वेश्चन के अंदर रखा है। तो इसके अंदर हमें कोई कोड नहीं पूछा है, कोई प्रोग्राम नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा है। हमें बोला गया है एक्सप्लेन नीड ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का नीड हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना है। फिर हमें रूल्स राइट करने हैं जो कि ओवरलोडिंग करते टाइम हमारे ध्यान में होने चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, तो देखो नीड फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग में मैंने क्या लिखा है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउज अस टू रीडिफाइन द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर्स फॉर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यानी कि क्लासेस एंड स्ट्रक्ट्स। It makes operations on objects more intuitive and similar to built-in types, improving code readability and usability. For example, हम जो है एडिशन का लॉजिक में भी हम किसी फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, तो वी आर राइटिंग दैट इन अ फंक्शन। अब हम उसको कॉल कर सकते हैं, तो वो बेसिकली क्या हो गया, वो हमारा खुद हमने डिफाइन किया है, राइट। अब अगर हम चाहें तो जो फंक्शन हमने ऐड के लिए लिखा है वो डायरेक्टली हम ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं हमारे प्लस के अंदर। अब डेफिनेटली हमें पता है प्लस का काम क्या होता है, जो भी काम होता है एडिशन का, फिर कॉन्कैटिनेशन का, मेनी काम, बहुत सारे काम होते हैं। तो बेसिकली उसको ही हम ओवरलोड कर दें तो हमें इस फंक्शन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स द नीड ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करने से हमारा प्रोग्राम जो है वो ज्यादा रीडेबल बनता है, ज्यादा यूजेबिलिटी उसकी बढ़ती है। तो ये जो है फायदे हैं हमारे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के।
कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो फर्स्ट है ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड, न्यू वंस कैन नॉट बी क्रिएटेड। यानी कि जो ऑपरेटर्स ओवरलोड हम कर सकते हैं लाइक प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस यूनरी बाइनरी ऑपरेटर्स, आई हैव टोल्ड यू दिस व्हाइल टीचिंग। सो ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं जिनके ऊपर रूल्स अप्लाई होते हैं उन्हीं को हम जो ओवरलोड है वो कर सकते हैं। अदरवाइज जो न्यू हमारे ऑपरेटर्स हैं उन पे ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है अभी नहीं आया है, ठीक है। तो हम उनको ओवरलोड नहीं कर सकते बाय फॉलोइंग कंप्लीट रूल्स एज वेल। सेकेंड क्या है, एटलीस्ट वन ऑपरेंड मस्ट बी अ यूजर डिफाइंड टाइप। फिर प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। तो प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी क्या होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है, मैंने आपको आई थिंक स्टैक पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंस क्या होता है। मे बी मैं आपको स्मॉल शॉर्ट में बताऊं तो जो हमारे ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस वगैरह होते हैं उनकी हाई प्रेसिडेंस होती है। उसके बाद अगर देखें तो हमारा जो एक्सपोनेंट होता है उसकी हाई प्रेसिडेंस होती है। फिर उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सबसे लो प्रेसिडेंस आपके प्लस माइनस की होती है। तो ये प्रेसिडेंस, ये एसोसिएटिव मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये ऑपरेटर्स की जो होती है वो अपनी खुद की होती है, उसको जो है हम चेंज नहीं कर सकते। ओके देखो इसके बारे में मैं आपको बोल रही थी कि कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ये स्कोप रेजोल्यूशन वाला ऑपरेटर है, ये डॉट स्टार वाला ऑपरेटर है। सिंपल डॉट को भी हम मतलब ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। साइज ऑफ वाला जो होता है ना, जिसमें हम साइज डायरेक्टली लेके आ सकते हैं, तो उसको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते। टाइप आईडी वाला कीवर्ड भी ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ये 4-5 हैं, आपको ध्यान में रखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज इसको ध्यान में रखो क्योंकि एक्स्ट्रा सब क्वेश्चन होता है एंड हम नहीं आंसर कर पाते हैं ओनली बिकॉज कि हमने वो पढ़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको उसको बता दिया। नाउ ओवरलोडिंग कैन बी डन यूजिंग, देखो ओवरलोडिंग जो है दो टाइप से करी जा सकती है, मेंबर फंक्शंस और फ्रेंड फंक्शंस। तो जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, हम ये स्टार दिस को यूज करते हैं, ठीक है। वन ऑपरेटर इम्प्लीसिट होता है एज स्टार दिस। ओके अब यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन से जो हम यूज करते हैं तो हमारे दोनों भी ऑपरेंड्स क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट होते हैं। अभी इसी पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको एक ऑपरेटर दिया है मे बी एंड उसके अंदर पूछा गया है कि आपको इसको ओवरलोड करना है बाय यूजिंग मेंबर फंक्शन ऑल्सो एंड फ्रेंड फंक्शन ऑल्सो। तो आपका जो सिंटैक्स है वहां पर क्लियर हो जाएगा। सिक्स्थ रूल देखो, द ओवरलोडेड ऑपरेटर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ ऑपरेंड्स एज ओरिजिनल, ठीक है। तो जो ऑपरेंड्स होंगे मे बी आप a प्लस बी कर रहे हो, a माइनस बी कर रहे हो, मे बी जो ऑपरेटर्स हैं ऑपरेंड्स है ना उनका जो नंबर होता है वो सेम एज ओरिजिनल होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर द रिटर्न टाइप शुड मैच द इंटेंडेड यूज ऑफ द ऑपरेटर, यानी कि हमने जो उसको डिफाइन किया है, जैसे कि प्लस है तो बेसिकली हमने जो भी उसके अंदर असाइन किया है ओवरलोड करते वक्त वो हमारे इंटेंडेड यूज होता है एंड उसको वो ऑपरेटर रिटर्न करता है जब हम रिटर्न करवाते हैं। क्लियर। नाउ यहाँ पे देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, मैंने वही ऐड वाले का यहाँ पे रखा हुआ है विदाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। तो हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स है C3, उसके अंदर हमने क्या किया C1 डॉट ऐड को मतलब हमने फंक्शन पहले डिफाइन किया हुआ होगा एंड देन हमने क्या किया उसको यहाँ पे कॉल किया, तब जाके C1 प्लस C2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन के यूज से। अगर हम ओवरलोड करते हैं देखो विद ओवरलोडिंग तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी कि डायरेक्टली प्लस ऑपरेटर का हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड ये जो प्लस है ये क्या है, हमारा ऑपरेटर ओवरलोडेड वाला है। क्लियर। सो ये बस देखो इतना सा इसका आंसर है एंड इसके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा है। सो इट वाज अ इजी लेवल क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब क्वेश्चन 1 का बी, हाउ वर्चुअल फंक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड इन C++, यानी कि वर्चुअल फंक्शंस के ऊपर देखो क्वेश्चन आता ही आता है एंड बहुत सिंपल है। देखो वर्चुअल फंक्शन में आपको सिंपल, देखो मैं आपको बताती हूँ अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ वर्चुअल फंक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। हम उनको कैसे यूज करते हैं बेसिकली और हमें उनको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। अब देखो जब प्रोग्राम बोलेंगे ना, अब देखो ये FDS नहीं है जिसमें हम एल्गोरिदम लिखेंगे या सूडो कोड लिखेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं, आपको डायरेक्टली आपको पूरा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। पूरा प्रोग्राम आपको लिखना होगा स्टार्टिंग फ्रॉम हैश इंक्लूड। तो इसीलिए जो OOP है इसके लिए आपको थोड़ा सा C++ का लैंग्वेज होना, मतलब जो नॉलेज है ना वो होना जरूरी है, ठीक है। सो प्लीज डू दैट मच ऑफ बेसिक थिंग्स एंड मैंने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से C++ का जो है ना सब समझाया हुआ है, बहुत बेसिक से लेके आपको एग्जाम्पल्स जो है वो राइट कर करके मैंने प्रोग्राम्स आपको बताए हुए हैं। तो बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मेट में आपका हो जाएगा अगर आप वन शॉट्स भी अच्छे से कर लेते हो तो।
देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल फंक्शंस इन C++। तो देखो वर्चुअल फंक्शन क्यों यूज करते हैं ना, अगर हमें रन टाइम में कोई भी चेंजेस अगर करने हैं तो हम रन टाइम में कर सकते हैं रादर देन यूजिंग और वेस्टिंग आवर टाइम इन कंपाइल टाइम। समझ में आ रहा है? तो वर्चुअल फंक्शंस हमारा पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ करते हैं, अनेबलिंग द प्रोग्राम टू डिटरमाइन द फंक्शन टू बी कॉल्ड एट रन टाइम। मतलब हमें फंक्शन, हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या, हमारे पास सेम नाम के 2-3 फंक्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, तो हम कंपाइल टाइम में उसको नहीं डिटरमाइन कर रहे हैं, हम रन टाइम पर ही देख रहे हैं कि हमें कौन सा फंक्शन जो है हम कॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है वर्चुअल फंक्शन के हेल्प से हो सकता है, एंड दिस इज अचीव थ्रू द मैकेनिज्म विच इज नोन एज वी टेबल। तो ठीक है, वर्चुअल टेबल का यूज करके हम इसको कर सकते हैं। तो हाउ वर्चुअल फंक्शंस वर्क, ये भी आप लिख सकते हो बेसिकली, वर्चुअल टेबल यानी कि वी टेबल का यूज करके हम वर्चुअल फंक्शंस जो है बना सकते हैं। यानी कि वर्चुअल टेबल मतलब क्या, ईच क्लास विथ वर्चुअल फंक्शंस हैज अ वी टेबल। यानी कि आप जो भी क्लास डिफाइन करो, ठीक है, हमेशा हम वर्चुअल जो है क्लास के अंदर ही करते हैं, इनहेरिटेंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो जो वी टेबल है ना, मतलब वर्चुअल टेबल, तो वो कब बनती है, जब आप वर्चुअल फंक्शन का जो है यूज करते हो अपने क्लास के अंदर। तो ईच क्लास विथ वर्चुअल फंक्शन हैज अ वी टेबल नाउ विच इज अ टेबल ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स। यानी कि कुछ फंक्शन पॉइंटर्स होते हैं उसके अंदर, उसकी वो टेबल होती है। ईच एंट्री इन द वी टेबल करस्पॉन्ड्स टू अ वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास। ठीक है, नाउ वर्चुअल पॉइंटर का भी यूज होता है वर्चुअल फंक्शंस में। तो ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास विथ वर्चुअल फंक्शंस हैज अ वर्चुअल पॉइंटर। यानी कि जिसके अंदर देखो, जोन सी क्लास के अंदर वर्चुअल फंक्शंस है ना, उनके अंदर वर्चुअल पॉइंटर भी होता है विच पॉइंट्स टू द वी टेबल ऑफ इट्स क्लास, जो कि उस क्लास की वी टेबल को क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है। ओके, अब डायनामिक डिस्पैच की बात करें, सो व्हेन अ वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड ऑन अ बेस क्लास पॉइंटर or reference pointing to a derived class object, the v table of the derived class is used to resolve the call at runtime। देखो अब आपको इतना नहीं भी हो रहा है लिखने के लिए तो ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें सिंपल इम्प्लीमेंटेशन पूछा है। आप चाहो तो जितना आपको याद रह रहा है आप इतना भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे जो मार्क्स होंगे वो आपके प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा होंगे। तो प्रोग्राम को आप बहुत अच्छे से समझो। देखो वर्चुअल जब आप बना रहे होते हो ना क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन को, तो आपको नेक्स्ट जो आप इनहेरिटेड जो क्लास बनाते हो उसके अंदर आपको ओवरराइड कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे ओवरराइड भी है। अब मैं आपको स्टार्ट से समझाती हूँ। ये मैंने क्वेश्चन, ये जो प्रोग्राम है मैंने आई थिंक 2 बार तो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि आई थिंक पॉइंटर्स में भी ये था, पॉइंटर्स यूनिट के अंदर, एंड यहाँ पर आपके पॉलीमॉर्फिज्म में भी है। ठीक है, तो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। आप एक बेस क्लास बनाते हो जिसके अंदर मे बी वर्चुअल फंक्शन है आपका। ठीक है, तो देखो सिंपल हम जैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं वॉइड डिस्प्ले, सेम वैसे ही हमने डिफाइन किया है। जस्ट हमने उसके आगे क्या लगा दिया, वर्चुअल लगा दिया। इससे वो क्या बन गया, वर्चुअल फंक्शन बन गया। क्लियर। अब डिराइव्ड क्लास को कैसे करते हैं अपने इनहेरिटेंस पॉइंटर्स में, अगर मुझसे पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इनहेरिटेंस कैसे करते हैं। आपने डिराइव्ड में भी कोई आपने क्लास बनाई है सेकंड क्लास, फिर आप स्कोप रेजोल्यूशन यहाँ पर बेसिकली ये कोलन यूज करते हो, नॉट स्कोप रेजोल्यूशन, कोलन आप यूज करते हो, और यहाँ पे पब्लिक स्पेसिफायर है एंड आपने उस क्लास का नाम लिख दिया जिस क्लास को यहाँ पर आप इनहेरिट करना चाहते हो। फिर पब्लिक स्पेसिफायर में मैंने क्या किया, मैंने उसी फंक्शन को वापस से यहाँ पे जो है सेम टू सेम लिखा। जस्ट मैंने यहाँ पे सी आउट में बेस के क्लास लिखा है एंड यहाँ पर मैंने डिराइव्ड क्लास लिखा है। जस्ट यहाँ पर मैं क्या यूज कर रही हूँ, ओवरराइड यूज कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि ये वर्चुअल फंक्शन है। ठीक है, नाउ मेन फंक्शन में आके अभी देखो इसको कैसे हम ना कॉल करते हैं। पहले बेस फंक्शन, मेन फंक्शन में आके आप जो बेस क्लास है ना आपकी, उसके लिए एक पॉइंटर बना रहे होते हो। तो देखो बेस के लिए मैंने क्या किया, एक एस्टरिस्क दिया एंड मैंने बेस पॉइंटर उसका नाम दे दिया, और डिराइव्ड वाले के लिए मैं उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। ठीक है, तो जो वर्चुअल क्लास होगी उसके लिए आपको क्या बनाना है, पॉइंटर बनाना है, और जो डिराइव्ड क्लास है उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये जो बेस पॉइंटर है, यानी कि ये जो पॉइंटर है, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, हमारा जो डिराइव्ड ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस जो है वो स्टोर कर देंगे। इसका मतलब जो बेस पॉइंटर होगा वो मेरे डिराइव्ड ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। क्लियर। अब देखो, अब मुझे किसका वर्चुअल फंक्शन कॉल करना है मुझे बताओ। देखो यहाँ पर अब मैंने बेस पॉइंटर में क्या कर दिया, डिराइव्ड ऑब्जेक्ट का फंक्शन जो है मतलब एड्रेस जो है वो डाल दिया। इसका मतलब मेरा बेस पॉइंटर अभी किसको पॉइंट कर रहा है, मेरे डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो अब मैं बेस पॉइंटर को यहाँ पे एरो देके मैं डिस्प्ले करवाऊंगी, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करवाऊंगी। तो अब जो है मेरा डिस्प्ले किसका कॉल होगा, डिराइव्ड का कॉल होगा। एंड जो मुझे आउटपुट में मिलेगा ना, आई थिंक मैंने आउटपुट रखा हुआ है, ओके नहीं रखा है,
तो आउटपुट में जो आपको मिल रहा होगा वो ये मिल रहा होगा, देखो डिस्प्ले फ्रॉम द डिराइव्ड क्लास। क्लियर? सो बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट आपको जो फ्लो है ना एग्जीक्यूशन का वो याद रखना है। अब चाहो तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कोड, लेकिन सिंपल आपको राइट करने बोला है, ओके एक्सप्लेन भी करने बोला है, ठीक है आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड, वही जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, जस्ट आपको वो अपने वर्ड्स में लिख देना है। देखो वर्चुअल फंक्शन इन बेस क्लास हमने लिखा है तो वो हमने एक्सप्लेन किया, ओवरराइडिंग हमने डिराइव्ड क्लास के अंदर यूज किया है वो लिखा, बेस पॉइंटर टू डिराइव्ड ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, कॉल किया, देखो सिंपल वो हमने लिखा है। फिर डायनामिक डिस्पैच मतलब क्या, पॉइंटर बेस पॉइंटर से फिर हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तो जैसे पहले हमने डिराइव्ड क्लास को उसको पॉइंट करवा दिया था, तो अब इसने क्या किया, डिराइव्ड का ही जो हमने सी आउट करवाया था प्रिंट करवाने के लिए, वो इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो दैट वाज ऑल। की पॉइंट्स आप याद रख सकते हो कि हमेशा वर्चुअल फंक्शंस जो है वर्चुअल कीवर्ड से ही डिक्लेयर किए जाते हैं। इफ अ डिराइव्ड क्लास डज नॉट ओवरराइड अ वर्चुअल फंक्शन, तो बेस क्लास इंप्लीमेंटेशन क्या करी जाती है, यूज की जाती है। फॉर अ फंक्शन टू बी डायनामिकली डिस्पैच्ड, द कॉल मस्ट बी मेड थ्रू द बेस क्लास पॉइंटर और रेफरेंस हमेशा। ओके, सो दैट वाज द की पॉइंट्स अबाउट योर वर्चुअल फंक्शंस। सो नाउ मूव फॉरवर्ड, यहाँ पर आप और जो चाहो जितना चाहो उतना एक्सप्लेन कर सकते हो, वही सारी चीजें हैं। नाउ लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन 1C। इसमें आपको बोला गया है डिफाइन अ क्लास स्ट्रिंग एंड यूज बाइनरी ओवरलोडेड ऑपरेटर दिस इक्वल टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, यानी कि आपको दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए आपको इसको ओवरलोड करना है। ठीक है, तो चलो हमें स्ट्रिंग डिफाइन करनी है। अब स्ट्रिंग डिफाइन करनी है ना, तो देखो आपको सी स्ट्रिंग जो लाइब्रेरी का है यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सी स्ट्रिंग्स में ही आपको जो है स्ट्रिंग रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। अदरवाइज विदाउट स्ट्रिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर वो आपको लूप लगाना पड़ेगा हर कैरेक्टर वाइज जो है ना एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो जो है आपको अभी नहीं करना है, क्योंकि हमें जो है स्ट्रिंग बोला गया है तो आप डायरेक्टली सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। अब आपको बोला है C++ प्रोग्राम टू ओवरलोड दिस इक्वल ऑपरेटर टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, so this program demonstrates how to define a string class and overload the equal operator to compare two strings। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, पहले iostream को यहाँ पे इंक्लूड किया, C string को यूज इंक्लूड किया क्योंकि हमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस को यूज करना है। उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस, अब देखो हम क्लास स्ट्रिंग बना रहे हैं जिसमें मैंने कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है मैक्सिमम उसको कितने कैरेक्टर स्टोर करने के लिए स्पेस दी है, 100 साइज दिया है उसका। ओके, अब मैंने उसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो देखो कंस्ट्रक्टर का नाम सेम क्लास नेम की तरह है। हम इसका कंस्ट्रक्टर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कांस्टेंट कैरेक्टर स्टार s विच इज इक्वल टू नल, ठीक है, और strcpy से हम करेंगे क्योंकि हमें कॉपी करना है इनपुट स्ट्रिंग इनटू द स्ट्रिंग। ठीक है, बेसिकली जो भी इनपुट यहाँ पर s से आ रहा है वो हम str स्ट्रिंग के अंदर क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, जस्ट इसको इसीलिए यूज किया गया है। ठीक है, नाउ अब आपको ओवरलोड करना है। देखो अब आपको ओवरलोड करना है ना, तो आप क्या कैसे यूज करते हो, देखो इसको यहाँ पर अब आप स्ट्रिंग के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर आप बूल, मे बी बूल क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हमें आंसर या ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए, कि कंपेयर में हम कंपेयर कर रहे हैं ना दो स्ट्रिंग्स, तो वो हमारी इक्वल है, आइडेंटिकल है या नहीं है, राइट। सो देखो बूल को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ऑपरेटर कीवर्ड का यूज करना इंपॉर्टेंट है, जो ऑपरेटर हमें यहाँ पे ओवरलोड करना है वो हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद कांस्टेंट का यूज करके स्ट्रिंग एम्परसेंड अदर, ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट अगेन आपका आएगा एंड देन आप रिटर्न करवाओगे strcmp व्हाई इट इज यूज्ड, वी हैव टू कंपेयर, राइट, सो वी आर कंपेयरिंग द स्ट्रिंग्स। ठीक है, और हमें रिटर्न क्या करवाना है, हमें रिटर्न करवाना है ट्रू इफ इट इज इक्वल, तो हम स्ट्रिंग को अदर स्ट्रिंग के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, अदर डॉट स्ट्रिंग। क्यों अदर, यहाँ पे हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है ना, तो अदर डॉट स्ट्रिंग यहाँ पर आएगा, और अगर ये इक्वल टू 0 होता है तभी हम बोलेंगे क्या है, ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ठीक है, तो बस इतनी दो लाइंस में हमने क्या कर दिया, ओवरलोड कर दिया हमारे इक्वल ऑपरेटर को। अब मेन फंक्शन में आके देखो स्ट्रिंग हमने बनाई है s1 हेलो, s2 वर्ल्ड और s3 हमने बनाई है अगेन हेलो। ठीक है, अब हम कंपेयर कर रहे हैं देखो s1 s2 को, तो सिंपल आपने क्या करना है, इक्वल को यूज करना है। अभी आप विदाउट ओवरलोडिंग करोगे ना तो ये स्ट्रिंग्स में नहीं होता है। ठीक है, तो प्लीज आपको ये करके देखना है। हाँ होता है इक्वल टू, लेकिन किस में होता है, इंटीजर्स वगैरह के अंदर इट इज पॉसिबल, इन स्ट्रिंग्स इट्स नॉट पॉसिबल। तो देखो अब ये अगर इक्वल होता है तो अब ये ओवरलोड हो चुका है फॉर स्ट्रिंग्स कंपैरिजन, तो ये हम बता सकते हैं इट इज इक्वल, नहीं तो स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। अब सिमिलरली s1 s3 के लिए हम करेंगे तो यहाँ पर इट्स इक्वल और नॉट इक्वल एंड दैट्स इट। ठीक है, तो बस आपको इतना प्रोग्राम एक्सपेक्टेड था,
तो बहुत सिंपल है राइट। जस्ट यहाँ पे आपको सी स्ट्रिंग का यूज करना है लाइब्रेरी का। आप स्ट्रिंग क्लास बनाओगे जिसमें आप बेसिकली टाइप दे दोगे। यहाँ पे आप यहाँ पे कैरेक्टर यूज करोगे क्योंकि स्ट्रिंग में कैरेक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर डिफाइन करोगे जिसमें आप एस के अंदर जो है वैल्यूज लोगे एंड देन उसको str के अंदर स्टोर करवाओगे, कॉपी करवाओगे, फिर ओवरलोड करोगे आप इक्वल इक्वल टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। ये जो सिंटैक्स है ना, प्लीज इसको याद रखना एंड देन आप मेन फंक्शन में आके जस्ट कंपेयर कर दोगे अपने स्ट्रिंग्स को डिफाइन करके। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 2A, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास किससे रिलेटेड है, वर्चुअल फंक्शन से। अगर वर्चुअल फंक्शन जो है हमारी क्लास के अंदर वो प्योर वर्चुअल फंक्शन है, प्योर वर्चुअल फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब हम इक्वल टू 0 असाइन कर देते हैं उस वर्चुअल फंक्शन को, तब वो प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। और जो वो प्योर वर्चुअल फंक्शन, एटलीस्ट एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन अगर क्लास में होता है तो उस क्लास को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को हमें पूछा गया है क्या होता है ये, और हमें प्रोग्राम से जो एक्सप्लेन करना है। बहुत सिंपल है। देखो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्या है इन C++। देखो एन एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास इज अ क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली। इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ कॉमन इंटरफेस फॉर डिराइव्ड क्लासेस एंड इट्स टिपिकली कंटेन्स एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। ओके, और अ प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम दैट हैज नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस क्लास एंड मस्ट बी ओवरराइडन बाय द डिराइव्ड क्लास। यानी कि उसके अंदर बेस क्लास में हम कुछ डिफाइन नहीं करते हैं उस फंक्शन का, जो भी डिफाइन करते हैं हम कहाँ करते हैं, डिराइव्ड क्लास में करते हैं। ओके, अब abstract base classes are essential in implementing polymorphism in C++ because they define a contract that the derived classes must follow। तो कौन से की पॉइंट्स मैंने आपको बोले, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था राइट। प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, बाय असाइनिंग 0 टू फंक्शन डिक्लेरेशन। फिर एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्या होता है, वही जिस क्लास के अंदर एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है और डिराइव्ड क्लासेस इंप्लीमेंट करते हैं मस्ट इंप्लीमेंट द प्योर वर्चुअल फंक्शन टू बी इंस्टेंशिएटेड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास है आईओ। बेसिकली हमने यहाँ पे आईओ स्ट्रीम इंक्लूड किया। अब यहाँ पे देखो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है, ये कैसे आपने डिफाइन करी है, आपने क्लास शेप डिफाइन करा, उसके बाद पब्लिक स्पेसिफायर में आपने वॉइड ड्रॉ, इसके अंदर मैंने ड्रॉ का कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, इसके अंदर मैंने ड्रॉ के लिए कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि इसके अंदर मुझे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है बेस क्लास में। एंड देखो मैंने इसको वर्चुअल बना के इक्वल टू 0 कर दिया, इसका मतलब ये क्या बन गया, प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, प्योर यहाँ पे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बना रही हूँ, जो कि बेसिकली एक गुड प्रैक्टिस है फॉर पॉलीमॉर्फिक बेस क्लासेस। अदरवाइज आप नहीं भी लिखोगे तो इट्स ओके। ओके, यहाँ पे डिराइव्ड क्लास 1, अब मैंने क्या किया, एक सर्कल क्लास बनाई जिसमें पब्लिक शेप को मैंने क्या कर रहा है, बेसिकली शेप क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वॉइड ड्रॉ ओवरराइड, यानी कि इस वर्चुअल फंक्शन को अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी, ओवरराइड कर दिया। अब इसके अंदर मैं लिख रही हूँ सी आउट ड्रॉइंग सर्कल। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं क्योंकि इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं करना है। व्हाई, बिकॉज इट इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड बस बाकी सब चीजें हमें सेम करनी है। अब यहाँ पे आ जाओ, मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, हम शेप के अंदर यहाँ पर हम देखो क्या बना रहे हैं, पॉइंटर्स बना रहे हैं टू बेस क्लास, बट ऑब्जेक्ट्स किसके बना रहे हैं हम, डिराइव्ड क्लास के। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, शेप यानी कि जो हमारी बेस क्लास है बेसिकली उसके लिए एक यहाँ पर पॉइंटर बनाया जो कि है shape1 और यहाँ पे है shape2। उसी के लिए न्यू सर्कल एंड न्यू रेक्टेंगल। देखो आप इसी जैसा एक रेक्टेंगल वाला भी बना सकते हो, सेम टू सेम। जस्ट यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ड्रॉइंग रेक्टेंगल, है ना। एंड यहाँ पर shape1 ड्रॉ, shape2 ड्रॉ। तो देखो यहाँ पर एट लास्ट हम डिलीट ये तब कर पाएंगे जब हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्टर को यूज किया हुआ होगा, दैट्स इट। तो आउटपुट में हमें ड्रॉइंग सर्कल, ड्रॉइंग रेक्टेंगल जो है मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर डिराइव्ड क्लास 2 भी होगा जिसमें हम क्लास रेक्टेंगल जो है डिफाइन कर रहे होंगे एंड उसमें भी शेप को ही हम इनहेरिट करेंगे। जस्ट यहाँ पे यही सब चीजें लिख के ड्रॉइंग रेक्टेंगल। सो इफ वी आर डूइंग द सेम वी विल गेट दिस थिंग्स एंड वी विल नॉट गेट एनीथिंग ऑफ आवर बेस क्लास। क्लियर? सो दैट वाज सिंपल थिंग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास की आपको बस इतनी याद रखनी है। देखो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में हम क्या बोलते हैं यहाँ पे शेप, तो ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है उस पूरे कोड का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।
नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 2b, एक्सप्लेनिंग द वर्चुअल डिस्ट्रक्टर विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। आपको वर्चुअल डिस्ट्रक्टर गाइस ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है एंड मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। अगेन मैं आपको इसको बता रही हूँ कि ये हमने इनहेरिटेंस पॉइंटर्स वाले यूनिट यानी सेकंड यूनिट में भी पढ़ा है एंड थर्ड यूनिट में भी पढ़ा है, तो ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे हम जो है बेस क्लास के अंदर लिख रहे हैं, बेस क्लास के अंदर मैं सी आउट करवा रही हूँ, यानी जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर मैंने कॉल किया है, तो बेसिकली इसमें मैंने सी आउट करवा दिया बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल। एंड यहाँ पर डिस्ट्रक्टर, पता है ना डिस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, बेसिकली यहाँ पर डिस्ट्रक्टर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं एंड यहाँ पर क्या हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं वर्चुअल, ठीक है। तो बेसिकली इस ऑपरेटर को, ये जो साइन यूज करते हैं इसको टीडल ऐसा कुछ तो बोलते हैं, लेकिन ठीक है वर्चुअल हमें इसको बनाना है, तो वर्चुअल यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्टर को बना दिया एंड उसके अंदर मैंने लिखा है बेस क्लास डिस्ट्रक्टर। अब डिराइव्ड में मैं क्या करूंगी, सेम लिखूंगी एंड डिराइव्ड के लिए कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी एंड डिराइव्ड के लिए मैं क्या बनाऊंगी, यहाँ पर डिस्ट्रक्टर भी बनाऊंगी। तो देखो यहाँ पर कॉल किस सेंस में होता है, पहले मेन फंक्शन में आके मैं सिर्फ बेस पॉइंटर ये बना रही हूँ जो कि न्यू डिराइव्ड, यानी कि ये क्या किया हमने, क्रिएट किया पॉइंटर टू बेस क्लास एंड इंस्टेंशिएट कर दिया ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिराइव्ड क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एंड उसके बाद उसको डिलीट कर दिया बिकॉज डिस्ट्रक्टर यूज किया है गाइस। तो देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होता है, हमेशा याद रखो कि पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर डिराइव्ड क्लास का। तो मुझे बताओ पहले क्या मिलेगा, मुझे बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल फिर डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल, उसके बाद डिराइव्ड का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड उसके बाद आपके जो बेस क्लास है ना उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आप अगर देखो आउटपुट में तो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल, फिर यहाँ पे डिराइव्ड का कंस्ट्रक्टर, फिर डिराइव्ड का डिस्ट्रक्टर और बेस का डिस्ट्रक्टर। तो जस्ट ये फ्लो आपको जो है याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी ये सब जो है इसका एक्सप्लेनेशन है, वाई इसको यूज क्यों करते हैं। इफ यू डोंट यूज अ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, डिलीटिंग अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट through a base class pointer will not call the derived class destructor, potentially causing the memory or resource leaks, ठीक है। Virtual destructors ensure proper cleanup in polymorphic situations where base class pointers are used to point to derived class objects, okay। अब देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, अगेन आपको क्वेश्चन जो लास्ट है C2C क्वेश्चन, ये इसमें आपको बोला गया है आपको ऑपरेटर ओवरलोड करना है। तो देखो इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी जिसमें आपको दोनों भी टाइप से ओवरलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है राइट अ C++ प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट यूज ऑफ यूनरी ऑपरेटर, जो कि है माइनस माइनस, ओवरलोडिंग यूजिंग मेंबर फंक्शन एंड यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो कि प्लस प्लस है यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो माइनस माइनस वाला जो यूनरी ऑपरेटर है इसको आप मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करोगे और प्लस प्लस जो है ना उसको आप फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करोगे। तो देखो यहाँ पे हम कैसे पहले बता रहे हैं कि अगर C++ प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेटिंग यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यहाँ पर हमने बता दिया। तो देखो यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउज यू टू डिफाइन हाउ एन ऑपरेटर लाइक माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बिहेव्स व्हेन यू अप्लाइड to an object. So you can overload these operators using member functions for simplicity or you can use friend functions for more flexibility. तो देखो ओवरलोडिंग करना है हमें माइनस माइनस का यूजिंग मेंबर फंक्शन एंड प्लस प्लस का यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो चलो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं फॉर फर्स्ट, ठीक है, जिसमें हम माइनस माइनस को ओवरलोड कर रहे हैं एंड ओवरलोड किसका यूज करके करना है, मेंबर फंक्शन के। तो देखो यहाँ पर आपके पास लेट से एक काउंटर और नाम की आपके पास क्लास है एंड आपने एक डेटा मेंबर यहाँ पे काउंट जो है यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। अब देखो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें काउंट के अंदर C को डाल दिया, बेसिकली इनिशियलाइज कर दिया हमने। देन यहाँ पे हम मेंबर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं टू ओवरलोड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल, मेंबर फंक्शन तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, अगर आप मेंबर फंक्शन को यहाँ पे कर रहे हो, मेंबर फंक्शन से अगर आप ओवरलोड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको स्टार दिस का जो है ना यूज करना पड़ेगा, ठीक है, किसका, स्टार दिस का। तो अब आप यहाँ पे कैसे करोगे, बेसिकली आपने काउंटर को यहाँ पे लिखा है एंड ऑपरेटर कीवर्ड का आप यूज करते हो, फिर आपने जो ऑपरेटर को ओवरलोड करना है बेसिकली वो आपने यहाँ पे लिखा है एंड देन उसका क्या काम होगा, उसका काम होगा प्री डिक्रीमेंट करना। सो प्री डिक्रीमेंट द काउंट बिफोर रिटर्निंग, तो यहाँ पर जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये उसका हमने वर्क यहाँ पे लिख दिया एंड रिटर्न करवा दिया एस्टरिस्क दिस को यानी स्टार दिस को। तो ये क्या हो गया, आपका एक मेंबर फंक्शन टाइप का आपका ओवरलोडिंग हो गया, ठीक है। और अगर देखो अब हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यहाँ पर करना है तो हम कैसे करते हैं, फ्रेंड फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पे आपने फ्रेंड कीवर्ड का यूज किया, काउंटर आपका क्लास है
एंड ऑपरेटर प्लस प्लस, ऑपरेटर कीवर्ड का यूज करना है, प्लस प्लस आपका ऑपरेटर है जिसको ओवरलोड करना है। उसमें हम कैसे यूज करते हैं, क्लास नेम लिखते हैं, एम्परसेंड एंड उसका ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे डिस्प्ले, अब देखो इसको हम डिफाइन करेंगे आगे जाके, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया हमने काउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड फंक्शन जो हमने ओवरलोड किया है उसको यहाँ पे हमने जो है ना आगे उसके अंदर लिखा है, क्या लिखा है, उसको करना क्या है, प्लस प्लस सी डॉट काउंट करना है, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट करके उसको इंक्रीमेंट करना है द काउंट बिफोर रिटर्निंग, ठीक है। उसके बाद हम रिटर्न करवा देंगे सी को बेसिकली। एंड मेन फंक्शन में आके हम काउंटर C1 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें 5 पास किया है, C2 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें 10 पास किया है। इनिशियल वैल्यूज हमने डिस्प्ले करवा दी, ये हमने ये बाद में इसीलिए लिखा है क्योंकि ये जो पहले डिस्प्ले हो जाए एंड उसके बाद ये जो है यहाँ पर आपका हो एग्जीक्यूट। फिर डिस्प्ले करवाया तो पहले 5 और 10 ही रहेंगे। अब जब हमने यूज ऑपरेटर किया किसके, ओवरलोडेड ऑपरेटर दैट इज डिक्रीमेंट को बाय यूजिंग मेंबर फंक्शन, तो माइनस माइनस C1 हम यूज करेंगे एंड आफ्टर सी आउट करवाएंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 4 एंड जब हम प्लस प्लस करवाएंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 10 का क्या 11 मिल जाएगा, ठीक है। सो बस दैट वाज इट, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको एंड ये ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आप सिर्फ एक टाइप का ओवरलोडिंग पढ़ के जाओगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, मतलब एक ही टाइप का आप लिख सकते हो एंड आगे वाला नहीं होगा, इसलिए दोनों टाइप समझो क्योंकि मेंबर फंक्शन तो बहुत सिंपल है, जस्ट ये 3 लाइन ही है आपको हर किस में। एंड यहाँ पर ये फ्रेंड काउंटर फंक्शन के लिए पहले आपने फ्रेंड उसको डिफाइन किया एंड उसके बाद यहाँ पर उसके अंदर जो हमने उसकी चीजें हैं बेसिकली वो लिखी हैं, ठीक है। सो दैट वाज कंप्लीट थिंग ऑफ योर क्वेश्चन 2C, ठीक है। सो हमने क्या कर लिया, हमने कंप्लीट जो यूनिट 3 है उसके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लिए। लेट्स सी हियर। सो यहाँ पे देखो हमने ये जो है ये तीनों देख लिए एंड यहाँ पर ये दोनों तीनों देख लिए, ठीक है। सो यूनिट 3 के क्वेश्चंस आपको समझ में आए क्या इंपॉर्टेंट है, तो यस वर्चुअल फंक्शन इंपॉर्टेंट है आपको, ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग दोनों टाइप का इंपॉर्टेंट है, उसकी थ्योरी आपको लिखनी आनी चाहिए। मेंबर फंक्शन और क्या चीज, एक और आपका मेंबर फंक्शन और डायरेक्टली फ्रेंड फंक्शन, इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं। तो देखो दोनों में भी आपके पास जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। और वर्चुअल फंक्शन आपको आता होगा तो डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास आपको आ जाएगा। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि 2024 में फोकस्ड क्वेश्चंस इनके ऊपर आए थे। नाउ लेट्स कम ऑन टू द यूनिट 4। यस, तो इसके अंदर क्या है, देखो एरर हैंडलिंग वाला है हमारे पास, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, तो चलो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली क्वेश्चन आपका 3rd A, ओके। तो वी हैव टू एक्सप्लेन द एरर हैंडलिंग इन फाइल इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो एरर हैंडलिंग इन फाइल इनपुट आउटपुट में व्हेन वर्किंग विद द फाइल इनपुट आउटपुट इन C++, इट इज क्रूशियल टू हैंडल एरर्स प्रॉपर्ली। अब देखो अभी ना आई वाज वर्किंग ऑन मेकिंग एलेक्सा, ठीक है, जो मतलब डेफिनेटली जैसे कि एलेक्सा वर्क करता है, सो आई वाज जस्ट एंगेज्ड इन दैट प्रोजेक्ट। तो उसके अंदर ना सिंपल आई वाज मेकिंग इट बाय यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी। तो उसके अंदर एरर आने पर हमें लाइक एरर कैसा आएगा, if I am talking about something and my voice didn't reach it clearly or else it doesn't have any information to give me right on that time. Otherwise मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि sometimes it can say कि sorry I don't understand what you are telling और sorry I don't found such results, ठीक है। तो ये सब जो है ये क्या है, एरर हैंडलिंग से होता है। आपको मैं वो प्रोजेक्ट आप बोलोगे तो आई विल शेयर विथ यू, बट क्या है ना उसके अंदर मतलब आपको एरर हैंडलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। एवरी फंक्शन आई हैव रोट, ताकि आपको जोक सुनना है, आपको अपना लोकेशन का वेदर चाहिए, आपको कोई भी सिटी का वेदर चाहिए, मे बी आपको न्यूज बेसिकली सुननी है, आपको बहुत सारी चीजें, आपको रिडायरेक्ट होना है यूट्यूब पे, इंस्टा पे। सो बेसिकली यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हो ना, यहाँ पर ठीक है आपको आउटपुट मिल गया, शी इज टेलिंग यू द रिजल्ट ऑफ दैट थिंग, लेकिन अगर नहीं मिला उसको तो आपको एरर नहीं दिखाना है प्रोग्राम में, आपको बोलना है क्या, सॉरी आई डोंट फाउंड एनी मैच लाइक दिस, ठीक है। सो ये चीजें यूज होती हैं एंड ये चीजें आपको प्रोजेक्ट्स करते टाइम समझ में आएंगी कि ये जो इंपॉर्टेंस है ना ये आपको कहाँ कहाँ यूजफुल है, ठीक है। अभी तो आपको लग रहा है कि वाई वी आर मेकिंग दिस थिंग, वाई एरर्स को हमें क्यों हैंडल करना है, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राई कैच ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट तो आपको बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। तो चलो इसको इसी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं। आपको एक्सप्लेन करना है एरर हैंडलिंग इन फाइल, ठीक है, इनपुट आउटपुट, फाइल इनपुट आउटपुट के अंदर।
तो देखो फाइल इनपुट आउटपुट के अंदर हम देखो क्या यूज करते हैं, देखो बेसिकली हम लोग IF स्ट्रीम और OF स्ट्रीम का यूज करते हैं। फाइल ऑपरेशंस रीडिंग राइटिंग यही होता है। अब इनपुट लेना है फाइल को तो हम IF स्ट्रीम का यूज करते हैं और आउटपुट लेना है फाइल्स को तो OF स्ट्रीम का जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास कुछ स्टेट फ्लैग्स होते हैं। स्टेट फ्लैग्स क्या होते हैं, देखो ये फेल, EOF, बैड, गुड, ये कुछ फंक्शंस हैं। सो वो स्टेट फ्लैग्स क्यों यूज किए जाते हैं, टू डिटेक्ट एरर्स। ठीक है, तो कुछ टाइप्स के एरर्स होते हैं, जैसे कि फेल एक एरर है, ये कब रिटर्न करेगा, ट्रू, जब इफ द लास्ट फाइल ऑपरेशन फेल। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑपरेशन हो हम फाइल पे कर रहे हैं वो फेल हो जाए तो हम फेल जो है ये हमें रिटर्न करवाता है ट्रू। ठीक है, फिर EOF है, EOF क्या होता है, एंड ऑफ फाइल फंक्शन। ठीक है, तो ये एंड ऑफ फाइल जो फ्लैग है हमारा, ये कब रिटर्न करेगा, ट्रू, इफ द एंड ऑफ द फाइल इज रीच्ड, है ना, जब हमारी फाइल की एंड रीच हो चुकी है, दैट टाइम इट विल शो दिस एरर। देन बैड फंक्शन, बैड कब रिटर्न करता है, ट्रू, इफ अ नॉन रिकवरेबल एरर ऑकर्ड सच एज हार्डवेयर फेलियर, यानी हार्डवेयर से रिलेटेड अगर कोई एरर है जिसको हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट इज यूज्ड एंड दैट इज एक्सप्रेस्ड ट्रू इन बैड फ्लैग। ठीक है, उसके बाद गुड कब होता है, जब कोई एरर ही नहीं हुआ है तब हम गुड से जो है वो शो कर रहे होते हैं। सो दिस रिटर्न्स ट्रू इफ नो एरर ऑकर्ड। तो बस ये चार आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, स्टेट फ्लैग्स। ठीक है, नाउ एरर हैंडलिंग मेथड्स के अंदर हम चेक करते हैं ओपन को। ऑलवेज चेक इफ द फाइल वाज सक्सेसफुली ओपन बिफोर प्रोसीडिंग व्हेन फाइल विद फाइल ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमेशा याद रखो हमने फाइल को पहले ओपन करना होता है, उसके बाद जो ऑपरेशन है वो करके हमें उसको क्लोज करना होता है। क्लियर, नाउ हम चेक करते हैं स्टेट फ्लैग्स को, यानी कि आफ्टर परफॉर्मिंग एनी फाइल ऑपरेशन वी हैव टू चेक द स्ट्रीम्स स्टेट फ्लैग्स टू डिटेक्ट एरर्स। ओके, नाउ हमें एक्सेप्शंस को यूज करना है। इन मॉडर्न C++ एक्सेप्शंस कैन बी थ्रोन व्हेन देयर आर इनपुट आउटपुट एरर्स व्हिच कैन बी कॉट एंड हैंडल्ड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट एरर्स ही हैं जिनको हम ऐसे एक्सेप्शंस का यूज करके ना बता सकते हैं, एंड हमारा जो प्रोग्राम है वो एरर भी नहीं दिखाएगा एंड हम एरर को जो है बहुत अच्छे वे में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल है जो कि हम फाइल रीडिंग के लिए है, एंड यहाँ पर मैंने एक और रखा है जो कि फाइल राइटिंग के लिए है। ठीक है, तो देखो फाइल रीडिंग के लिए आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, सारे यूनिट्स इस वीडियो से आपके बहुत अच्छे रिवाइज हो जाएंगे। तो देखो हमेशा याद रखो आप फाइल ऑपरेशंस करते हो तो कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हो, F स्ट्रीम लाइब्रेरी का यूज करते हो। यहाँ पर हमें जो है स्ट्रिंग से डील करना है, बेसिकली जो लिखा हुआ है फाइल से हमें रीड करना है सॉरी, तो हम स्ट्रिंग का यहाँ पे स्ट्रिंग लाइब्रेरी का यूज करेंगे। अब मेन फंक्शन में आओ, आपको ओपन करना होगा उस फाइल को, तो बेसिकली आप कैसे ओपन करोगे, IF स्ट्रीम से, I मतलब इनपुट F स्ट्रीम से। ठीक है, एंड यहाँ पर इनपुट फाइल आपने उसका नाम दिया है, एंड बेसिकली आपने उस फाइल का जो भी नाम होगा वहां पर आपने उसको अपने मतलब ब्रैकेट्स में जो है लिख दिया। ठीक है, नाउ चेक इफ द फाइल ओपन सक्सेसफुली, ये आप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन ये भी एक एरर है जो कि आपको मेंशन करना जरूरी है। यानी कि ये एरर क्या है, अगर आपने ओपन तो किया लेकिन वो फाइल ओपन नहीं हो पाई, मे बी कोई रीजन हो सकता है, डिलीट हो गई है, पाथ चेंज हो गया है, एनी ऑफ द थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू इनपुट फाइल का मतलब क्या है कि वो इनपुट फाइल ओपन नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर ये नहीं हुई है तो हम एरर शो करेंगे कि कुड नॉट ओपन द फाइल एंड रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उसके बाद चलो आ जाओ, अब हमारी जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है। अब हमने जो उसके अंदर लाइन है ना, एक एक लाइन को हमने लाइन करके स्ट्रिंग लाइन ऐसे उसको हमने लिया है, एंड बेसिकली हमें रीड करना है लाइन बाय लाइन, तो हम गेट लाइन फंक्शन का यूज करते हैं। एंड जो हमने यहाँ पे इनपुट फाइल से यहाँ पे इनपुट फाइल ली है ना, इनपुट फाइल को यहाँ पे हम देंगे एंड उसको लाइन बाय लाइन यूज करेंगे। तो ये जो लाइन है हमने इसीलिए यहाँ पे जो है स्ट्रिंग एज ए डिफाइन की थी, तो इनपुट फाइल में हम लाइन बाय लाइन लेंगे। तो देखो अब अगर हम सी आउट कराएंगे ना लाइन को, तो हमने व्हाइल लूप में लिखा है, तो बेसिकली ईच लाइन हमारे लिए प्रिंट होके आ जाएगी। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं फाइल को लाइन बाय लाइन। ओके, अब चेक करेंगे फॉर एनी रीडिंग एरर्स, हो सकता है कि फेल हो जाए, राइट। हार्डवेयर फेल के लिए होता है, नहीं, वो बैड होता है। फेल किसके लिए होता है, मे बी आपको कोई भी एरर आ गया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं फेल के अंदर, हम क्या करते हैं, देखो अगेन यहाँ पे हम फाइल ऑपरेशन जो हमने किया है रीडिंग का, वो ऑपरेशन फेल हो चुका है, तो ये भी ऑपरेशन हो सकता है, तो डायरेक्टली डॉट फेल, या फिर हमारी एंड ऑफ फाइल नहीं आई है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आई है तो डॉट एंड ऑफ फाइल यहाँ पे, तो यानी कि
एंड आपकी फाइल नहीं हुई है, आप फाइल में कहीं बीच में हो एंड आपको ये ऑपरेशन जो यहाँ पे दिया है गेट लाइन, ये ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तब यहाँ पे एरर दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लोज कर दिया हमने, सिंपल। तो इतना सा जो है आपका कोड था जिसमें हमने रीडिंग ऑपरेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे फाइल राइटिंग के लिए देखो हम यहाँ पे सिंपल OF स्ट्रीम का यूज करेंगे, एवरीथिंग विल बी सेम। आपने उस फाइल को ओपन कर लिया जिसमें हमें राइट करना है, एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो आउटपुट फाइल ओपन हुई या नहीं हुई। उसके बाद उसके अंदर हम आउटपुट फाइल करके ही लिख रहे हैं क्या, हेलो दिस इज अ टेस्ट मैसेज। तो ये जाके राइट हो जाएगा डेटा उस फाइल के अंदर, कौन सी फाइल में, output.txt के अंदर। अब हम चेक करेंगे कुछ एरर्स, तो कैसे चेक कर रहे हैं, देखो डॉट फेल करके चेक कर रहे हैं, तो कुछ एरर हो सकता है व्हाइल राइटिंग द फाइल। अदरवाइज हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे एंड सी आउट करवा देंगे कि डेटा रिटर्न सक्सेसफुली टू द फाइल, एंड आउटपुट फाइल को अब जो है हम क्लोज करवा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये ऐसे हम क्या करवा सकते हैं, रीड और राइट करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने की थी, तो हमने जो स्टेट फ्लैग्स का यूज किया वो कैसे किया, सो दैट वाज इट। एंड आप ऐसे जो है एरर हैंडलिंग इन फाइल इनपुट आउटपुट को एक्सप्लेन कर सकते हो गाइस, ओके। Now coming to second question, explain the two ways in which files can be opened। यानी कि एक ओपन करके हम ओपन फंक्शन से जो ओपन करते हैं, एंड बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर हम कैसे ओपन करते हैं, तो इन दोनों को जो है हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो, बाय यूजिंग द ओपन फंक्शन, सो दिस अलाउज यू टू ओपन अ फाइल एक्सप्लिसिटली बाय कॉलिंग द ओपन फंक्शन। तो सिंपल ओपन करके हम यूज कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर कैसा, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, राइट, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का यूज करके भी हम ओपन कर सकते हैं। तो देखो, अगर हमें ओपन करना है बाय यूजिंग ओपन फंक्शन, तो ओपन फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली ओपन द फाइल। तो हम कैसे ओपन करते हैं, देखो डायरेक्टली हमने क्या किया, उसका यहाँ पे एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड उस ऑब्जेक्ट डॉट ओपन से हमने ओपन यहाँ पे यूज किया है, एंड उसके बाद हम फाइल का नेम देते हैं, एंड उसका मोड जो है हम यहाँ पे बता रहे होते हैं। मोड कुछ भी हो सकता है, इनपुट मोड हो सकता है, आउटपुट हो सकता है, अपेंड मोड हो सकता है। तो ये जो है आप ऐसे ओपन का यूज करके कर सकते हो। एंड उसका मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है, प्रोग्राम एग्जांपल, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आपने सिंटैक्स भी लिख दिया ना तो इट्स फाइन, ओके। यहाँ पर देखो, आपने OF स्ट्रीम का यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को डॉट ओपन करके आपने ओपन किया, एंड आउटपुट मोड में हमने क्या किया, इसको ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पर वही एरर हम दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर राइट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, एंड हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हम IF स्ट्रीम के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि रीडिंग के लिए। ये किसके लिए किया हमने, राइटिंग के लिए। अब चाहे तो हम रीडिंग के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करवा रही हूँ, आपको इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर आपको ध्यान में रहता है तो वेरी वेल, ठीक है, आप लिख सकते हो। यहाँ पे IF स्ट्रीम के लिए हमने एक इनफाइल ऑब्जेक्ट बनाया है, एंड उस ऑब्जेक्ट से हम डॉट ओपन करके सेम चीजें कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इनपुट मोड के अंदर इसको यूज ओपन किया है बेसिकली फाइल को, क्योंकि हमें रीड करना है। वही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, गेट लाइन फंक्शन से हम रीड करते हैं, ये तो हमें पता ही है। सो दैट वाज इट, ठीक है। हम यहाँ पे राइटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम रीडिंग कर रहे हैं, तो ये तो हो गया चलो ओपन से। अब अगर हमें ओपनिंग फाइल करना है यूजिंग कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ, तो देखो यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसके बाद डायरेक्टली हम फाइल नेम और उसका मोड दे देंगे, ठीक है। जैसे हम देख रहे थे यहाँ पे OF स्ट्रीम आउट फाइल एंड लाइक दैट, ठीक है। बाकी सब चीजें सेम है, जस्ट यहाँ पे हम ऐसे जो है ना यहाँ पे करते हैं IF स्ट्रीम इन फाइल और सामने। तो हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हम ओपन का यहाँ पे कहीं भी यूज कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट योर कंस्ट्रक्टर यूज है, जिससे हम फाइल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज इट। की डिफरेंस क्या है, देखो ओपन फंक्शन की, यू कैन क्रिएट द फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट फर्स्ट, है ना, एंड देन यू कॉल द ओपन मेथड टू ओपन द फाइल। दिस अलाउज मोर फ्लेक्सिबिलिटी सिंस द फाइल कैन बी ओपनड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और जो कंस्ट्रक्टर अप्रोच है, द फाइल इज ओपन्ड व्हेन द फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड मोर कंसाइज बट लेस फ्लेक्सिबल एज द फाइल इज ओपन इमीडिएटली ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। सो दोनों भी मेथड्स को बेसिकली हम यूज कर सकते हैं फॉर ओपनिंग, ओके। सो दैट वाज द सेकंड वन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज स्ट्रीम, ओके। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स अवेलेबल इन C++, दैट इज I स्ट्रीम, O स्ट्रीम, IF स्ट्रीम एंड OF स्ट्रीम। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, हम I और O तो यूज कर ही चुके हैं, IF और OF को भी हम फाइल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो दैट इज द थिंग व्हिच यू हैव टू एक्सप्लेन। तो देखो, व्हाट इज स्ट्रीम इन C++? So in C++, a stream refers to the sequence of data elements, यानी कि कोई लेटर्स का या कोई कैरेक्टर्स का या बाइट्स का कोई सीक्वेंस होता है, उसको स्ट्रीम बोलते हैं। दैट कैन बी रीड फ्रॉम और रिटर्न टू, ठीक है। Streams are abstractions used to manage input-output operations. They provide an interface to handle data
फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यानी कि फाइल से, कीबोर्ड से और मेमोरी से, एंड डेस्टिनेशंस लाइक फाइल, स्क्रीन्स और प्रिंटर्स। ठीक है, अगर हम स्ट्रीम्स को कैटेगराइज करें तो दो स्ट्रीम्स होती हैं, इनपुट स्ट्रीम्स और आउटपुट स्ट्रीम। तो जो इनपुट स्ट्रीम होती है वो रीडिंग डेटा के लिए यूज होती है, और आउटपुट जो स्ट्रीम होती है वो राइटिंग के लिए यूज होती है। बेसिकली हम IO स्ट्रीम करके यूज करते हैं, देखो ऐसे हेडर फाइल, जो कि बेसिकली दोनों भी चीजें, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज होती है। ठीक है, अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। आई स्ट्रीम यानी कि इनपुट स्ट्रीम, तो ये बेसिकली यूज की जाती है फॉर रीडिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, या फिर किसी फाइल से भी हम ले सकते हैं। इसका की फंक्शन क्या है, हम ये वाला एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं, तो इसी से हम यूज करते हैं टू रीड द डेटा फ्रॉम इनपुट, लेकिन जिससे हम सी इन या फिर फाइल्स का यूज करके कर सकते हैं। तो देखो बहुत सिंपल यार, एंटर नंबर हम कैसे इनपुट लेते हैं, बस उतना हमें बता देना है सी इन का यूज करके। तो ये जो सी इन है ना, ये आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है जिसको हम रीड इनपुट करने के लिए यूज करते हैं। दैट्स इट। ओएस स्ट्रीम के लिए हम किसको बताएंगे, हम सी आउट को बताएंगे, जिसमें हम इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड ये यूज क्यों किया जाता है, आउटपुट करने के लिए या फिर सेंड डेटा करने के लिए। तो देखो यहाँ पे हमने नंबर डिक्लेयर किया, अब हम उसको सी आउट करवा रहे हैं, तो वो हमें डिस्प्ले में दिख जाएगा, यानी राइट हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा ओएस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हो गया सी आउट। ठीक है, वैसे अब हम आईएफ स्ट्रीम को बताएंगे, फाइल से रिलेटेड है, इनपुट फाइल स्ट्रीम। तो इसका पर्पस क्या है, टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल्स। तो सिंपल, इसमें भी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किया जाता है। एंड यहाँ पर हम इसका कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी हम फाइल का नाम है बेसिकली यहाँ पर जो वो उसको यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे इन फाइल हमने ओपन कर ली, फाइल को एरर भी दिखा दिया। अब हम रीड कर रहे हैं फाइल को एंड देन क्लोज कर रहे हैं। तो ये इन फाइल, ये आईएफ स्ट्रीम का जो यहाँ पे यूज किया बेसिकली, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, बट सिंपल, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। आईएफ स्ट्रीम का यहाँ पे यूज किया है, तो वी विल यूज दिस थिंग ओनली फॉर रीडिंग पर्पस। अब यहाँ पर देखें ओएफ स्ट्रीम, तो ये यूज किया जाता है टू राइट डेटा टू फाइल्स। यहाँ पे देखो ये वाला जो है आपका कोड हो जाता है, सिंपल ओएफ स्ट्रीम को हम यहाँ पे यूज करते हैं। समरी ऑफ स्ट्रीम टाइप्स, यहाँ पे आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम, आई स्ट्रीम और ओएफ स्ट्रीम का यहाँ पे कुछ समरी लिख दी है मैंने, तो सिंपल आप इसको जो है रेफर कर सकते हो। ओके, अब क्वेश्चन 4A, इसमें आपको बोला है सिंपल जो अलग अलग मोड्स है ना, उनको आपको एक्सप्लेन करना है बाय यूज्ड इन ओपन फंक्शन while opening a file। तो एनी 5 आपको बोले गए, यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी एक एक मोड को आपको एक एक मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखोगे तो इट्स ओके, आप सिंपल इतना एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर पहला मोड है आपका इनपुट मोड, इसका पर्पस क्या है, टू ओपन अ फाइल। इसमें आप क्या लिख सकते हो कि फाइल जो है रीडिंग के लिए हम ओपन कर सकते हैं। इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट तो वो फेल हो जाएगा। टिपिकली हम इसको यूज करते हैं आईएफ स्ट्रीम या फिर एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी के साथ। तो देखो आईएफ स्ट्रीम यहाँ पे लिखा है इन फाइल, तो सिंपल मोड हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पे iOS स्कोप रेजोल्यूशन इन। ठीक है, तो बस इससे हम क्या कर सकते हैं, इनपुट मोड में ओपन कर सकते हैं। आउटपुट मोड मतलब सिंपल यहाँ पर आप आउट लिखोगे एंड इसको बस डिस्क्रिप्शन याद रखो कि इसको हम राइटिंग करने के लिए यूज करते हैं। वैसे अपेंड मोड क्यों यूज करते हैं, हमारी फाइल में ऑलरेडी कोई डेटा लिखा हुआ है एंड हमें उसके एंड में कुछ डेटा ऐड करना है, तो हम यहाँ पे अपेंड मोड में उसको यूज करते हैं। बाइनरी मोड क्या होता है, जिसमें हमारा सिंपल मतलब टेक्स्ट मोड नहीं होता है। बाइनरी मोड में हमारे लाइक आपके नॉन टेक्स्ट जो चीजें होती हैं, इमेजेस, ऑडियो फाइल्स, उसके अंदर हमें ओपन करना है, तो हम बाइनरी फॉर्मेट में भी ओपन कर सकते हैं। हम आईओ इनपुट मोड के साथ भी बाइनरी को जो है यूज कर सकते हैं। सो दैट वाज इट। फिफ्थ आपका ट्रंकेट मोड है। ट्रंकेट क्या होता है, द फाइल ट्रंकेट्स द फाइल इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि हम पूरे की पूरी चीजें उसमें जो है ना वो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है, अगर हम उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो उस फाइल को पहले पूरा उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो डिलीट कर दो, तो ये ट्रंकेट मोड से होता है। सिंपल यहाँ पे हम ट्रंक का ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, ट्रंकेट मत लिखना, मोड के अंदर ट्रंक आपको लिखना है। ओके, बाकी और कुछ आपके है, देखो मोड बिट्स जो कि 8 होता है, ATE, ये क्या करता है, ओपन करता है एक फाइल को एंड मूव करता है फाइल पॉइंटर को टू द एंड ऑफ फाइल। ठीक है, डायरेक्टली एंड ऑफ फाइल में आपका पॉइंटर चला जाता है। iOS अपेंड मोड होता है जो कि बेसिकली रीडिंग एंड राइटिंग एट द एंड ऑफ फाइल बट डजंट ऑटोमेटिकली अपेंड डेटा। नो क्रिएट भी होता है ओपन और नो रिप्लेस भी होता है। सो बेसिकली ये आपके थे। फिर ये कुछ समरी है जो कि हमने पांचों की लिखी है, तो कुछ समरी यहाँ पे। देन फिर आपका क्वेश्चन है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के लिए, तो ये हमारा बहुत इजी है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द सेम। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं, ARGC, ARGV है ना, आर्ग्यूमेंट C, आर्ग्यूमेंट V। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, मैंने आपको सब एक्सप्लेन भी किया हुआ है ऑलरेडी लेक्चर्स में। अगेन आई एम टेलिंग यू कैसे आप लिखोगे। सो इन C++ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर यूज्ड टू पास इंफॉर्मेशन टू अ प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वाया द कमांड लाइन और टर्मिनल। ठीक है, डायरेक्टली आप कमांड लाइन में एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पास कर रहे हो,
तो मेन फंक्शन के अंदर हम इनको जो है ना देते हैं, बेसिकली डिफाइन करते हैं। तो इंट आर्ग्यूमेंट सी होता है, ये क्या है, एक आर्ग्यूमेंट का काउंट है, ठीक है, यानी कि कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि आप पास करना चाह रहे हो, ठीक है, विच टेल्स यू हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स आर पास टू द प्रोग्राम। और यहाँ पे देखो कैरेक्टर पॉइंटर आप यूज करते हो आर्ग्यूमेंट वी को डिक्लेयर करने, और ये क्या है, एक एरे होता है, याद रखो, ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स वेयर ईच एलिमेंट ऑफ एरे कंटेन्स वन आर्ग्यूमेंट पास टू द प्रोग्राम, है ना। तो आर्ग्यूमेंट सी में हम बताते हैं टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एंड यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट वी में एक्चुअल उन आर्ग्यूमेंट्स का नाम जो है वो दे रहे होते हैं। आर्ग्यूमेंट वी का 0 क्या होता है, हमेशा याद रखो, जो फर्स्ट होता है वो आपका क्या होता है, इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम। या मैंने आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोग्राम बेसिकली लेक्चर्स में, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स यानी कि आर्ग्यूमेंट V1, आर्ग्यूमेंट V2, ये आपके क्या होते हैं, आगे पास किए हुए प्रोग्राम्स के आपके आर्ग्यूमेंट होते हैं। देखो ऐसे हम इसको सिंटैक्स में ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन में हम इंट आर्ग्यूमेंट सी एंड कैरेक्टर स्टार आर्ग्यूमेंट V ऐसे डिक्लेयर करते हैं, बेसिकली वही है। देखो यहाँ पे ये प्रोग्राम है, हम सी आउट करना है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट सी से, ठीक है। उसके बाद हम प्रोग्राम नेम अगर यानी कि जो प्रोग्राम का नाम हमने रखा हुआ है वो आर्ग्यूमेंट वी डॉट मतलब ऑफ 0 से हमें मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा प्रोग्राम का नाम होता है बाय डिफॉल्ट। और बाकी जो प्रोग्राम्स हमने पास करे हुए हैं वो हम एक फॉर लूप लगा के यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे को फर्स्ट में क्या मिल गया, आर्ग्यूमेंट 0 में मेरा प्रोग्राम का नाम मिल गया। उसके बाद मैं पास कर रही हूँ आर्ग्यूमेंट 1 2 और लेट्स से 1 2 3। तो उसके अंदर देखो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, जब मैं प्रोग्राम रन करूंगी तो ये तो मैंने बैश में लिखा था, अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 4 आ गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 दिया है, इंक्लूडिंग प्रोग्राम नेम आ गया। और आर्ग्यूमेंट पास्ड आपको आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2 और थर्ड का मैंने नाम रखा है 1 2 3, ठीक है। सो दैट वाज इट, ठीक है, आपको बस ऐसे ही करना है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, जिसमें आपको फाइल हेडर फाइल्स आपको यूज विच हेडर फाइल्स डू वी यूज फॉर फाइल हैंडलिंग एक्सप्लेन करना है। एंड ये कुछ फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस हैं, जैसे सिकजी, टेलजी, सिकपी, टेलपी, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। सो देखो आप पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड करते हो गाइस, हेडर फाइल आपको एक्सप्लेन करने बोला गया है, तो एफ स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम, ओ एफ स्ट्रीम आप इनको एक्सप्लेन करते हो, सिंपल, ठीक है। उसके बाद सिकजी, सिकपी, देखो सिकजी क्या होता है, इट इज यूज टू मूव द गेट पॉइंटर, यानी कि इनपुट पॉइंटर को मूव करने के लिए टू अ स्पेसिफिक पोजीशन हम सिकजी का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है, क्या यूज करते हैं, ऑफसेट और डायरेक्शन। ऑफसेट क्या है, कितने नंबर ऑफ बाइट्स आपको मूव करना है, और डायरेक्शन क्या है कि कौन सी पोजीशन से जो है आपको स्टार्ट करना है। तो वो उसके अंदर हमारे पास होते हैं आईओएस अंडर, यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन, बिगनिंग ऑफ फाइल, करंट पोजीशन और एंड ऑफ फाइल, ठीक है। तो कैसे दिखाते हैं, देखो हमने आईएफ स्ट्रीम फाइल ओपन कर ली एंड देन फाइल डॉट सिकजी हम करते हैं, जिसमें हमने 5 से जो है मूव करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, मूव द पॉइंटर 5 बाइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, और 5 बाइट्स हमें आगे मूव करना है, कहां से मूव करना है, बिगनिंग, ठीक है, बिगनिंग से मूव करना है। दैट वाज द थिंग, एंड ऐसे आप सिकजी को यूज करते हो। टेलजी को हम यूज करते हैं टू रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द गेट पॉइंटर, यानी कि करंट पोजीशन हमारी गेट पॉइंटर की क्या है। सो अगर हम डायरेक्टली अभी फाइल डॉट टेलजी कर दे तो हमें रिटर्न कर देगा कि हमारा जो करंट पॉइंटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद देखो एग्जांपल, ये सिंपल यही है, सिकजी करके हमने 5 पे उसको पहुंचा दिया। अब हम टेलजी करके देखेंगे तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा उसकी करंट पोजीशन क्या है, 5 है, ओके। अब सिकपी क्या होता है, सिकपी यूज किया जाता है टू मूव द पुट पॉइंटर। पुट पॉइंटर क्यों यूज किया जाता है, आउटपुट पॉइंटर, राइट, ओके। सो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम जाके उस पोजीशन पर कुछ राइट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपने 10th पोजीशन पे जाना है बिगनिंग से लेके, एंड आपको क्या कर देना है, उसमें राइट करना है हेलो जाके, ठीक है। सो ऐसे यूज होता है। टेलपी क्या करता है, पुट पॉइंटर की पोजीशन जो है रेफर मतलब आपको डिस्प्ले करवा देता है, जस्ट ऐसे। तो यहाँ पे देखो सिकपी करके मैंने उसके अंदर कुछ लिखवाया, लेट्स से करंट पोजीशन, एंड यहाँ पर आप टेलपी जो है कर दोगे तो आपको प्रिंट हो जाएगा वो, ठीक है। तो देखो सिकजी क्या है, आपका गेट पॉइंटर सेट करता है, मूव करता है इनपुट पॉइंटर को टू स्पेसिफिक पोजीशन। टेलजी आपका क्या करता है, रिटर्न करता है करंट पोजीशन ऑफ योर इनपुट पॉइंटर। सिकपी क्या करता है, मूव करता है आपका आउटपुट पॉइंटर। टेलपी क्या करता है, रिटर्न कर देता है कि आउटपुट पॉइंटर कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ आपका जो यूनिट 4 के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आपका यूनिट 5, ठीक है, जिसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग और टेम्पलेट्स वगैरह का हमारे पास यूजेज है।
तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल यूनिट है ये, एंड इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दी इंटरेस्टिंग थिंग कि क्यों हम ट्राई कैच वगैरह को यूज करते हैं। तो व्हाट इज एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस, एक्सप्लेन ईच कीवर्ड टू हैंडल एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस। तो देखो एन एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस इज एन इवेंट दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली ट्राई को यूज क्यों करते हैं, मे बी जो कोड हमारा जो एरर है या एक्सेप्शन है जो थ्रो कर सकता है उसके चांसेस है, उसका जो है हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ए आपका 10 है, बी आपका 0 है। देखो ये भी पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछा गया था, डिवीजन बाय 0 एरर का प्रोग्राम लिखो। तो देखो आप कैसे लिखते हो, आपने क्या लिखा है, ट्राई ब्लॉक के अंदर आप लिख रहे हो क्या, इंटीजर ए है आपके पास और बी है, यहाँ पर आप लिख रहे हो अगर बी 0 0 हो गया, मतलब 0 के इक्वल हो गया, तो आप थ्रो करवाओगे क्या, डिवीजन बाय 0 एरर को, अदरवाइज आप जो है यहाँ पर सी के अंदर स्टोर करवा दोगे डिवीजन। ठीक है, अब कैच क्या करता है, यहाँ से जो थ्रो होगा, यहाँ से जो एरर थ्रो होगा वो कैच जो है वो यहाँ पे कैच कर लेता है। तो बेसिकली कैच ब्लॉक क्या करता है, उस एरर को क्या करता है, हैंडल करता है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि उसको हमें कैसे हैंडल करना है बेसिकली। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि कांस्टेंट कैरेक्टर एंड वो मैसेज हमें शो करना है, एंड यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया, एरर एक प्रिंट करवा दिया, एरर के बाद मुझे प्रिंट हो जाएगा क्या, डिवीजन बाय 0 एरर, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैसेज को पास कर दिया। ठीक है, और थ्रो कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है, देखो इधर थ्रो, तो वो हमारे ट्राई ब्लॉक में यूज किया जाता है ताकि वो एरर मैसेज को क्या कर पाए, थ्रो कर पाए। ठीक है, दैट्स इट। बाकी यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो एक्सेप्ट भी एक कीवर्ड होता है जो कि यूज किया जाता है टू स्पेसिफाई दैट अ फंक्शन डज नॉट थ्रो एनी एक्सेप्शन। ठीक है, कि ये जो फंक्शन है ये कोई एक्सेप्शन जो है थ्रो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप नो एक्सेप्ट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके यूजेज है बेसिकली, क्योंकि हम अगर हो सकता है हम बहुत सारे फंक्शंस बना रहे हैं एंड हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है कि ये फंक्शन कोई भी एरर नहीं थ्रो करेगा, तो हम नो एक्सेप्ट लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली कुछ हम डिस्प्ले करवा रहे हैं या कुछ भी ऐसा। ठीक है, बाकी आप कंप्लीट प्रोग्राम देख लो, तो लेट्स से ये प्रोग्राम है जो आपका कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा है, लेकिन यस यहाँ पर आपका क्या है, इफ है, तो यहाँ पे ये थ्रो कर देगा एक एक्सेप्शन को, इफ डिवीजन बाय 0, अदरवाइज रिजल्ट को थ्रो कर देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ट्राई में हमने लिखा है क्या, डिवाइड 10 0 है ना, यानी ये डिवाइड फंक्शन को यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है डिवाइड फंक्शन को, तो ये शो करेगा, थ्रो करेगा एक्सेप्शन को, और वो कॉट किया जाएगा कैच ब्लॉक के अंदर, एंड उसके अंदर वापस से हम चाहें तो 10 और 2 को देखें तो हमारा जो एरर है वो नहीं आएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, बाकी इनकी सबकी समरी जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। ट्राई यूज किया जाता है टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू मॉनिटर फॉर एक्सेप्शंस, एंड ऐसे हम इसको लिखते हैं, इसका सिंटैक्स। कैच यूज किया जाता है टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू हैंडल द एक्सेप्शन थ्रोन इन द ट्राई ब्लॉक, एंड आप उसका जो सिंटैक्स है वो ऐसा होता है, याद रखना कांस्टेंट कैरेक्टर स्टार, आप ऐसे मैसेज को जो है शो करते हो, डिफाइन करते हो बेसिकली। उसके बाद थ्रो, ये यूज किया जाता है टू थ्रो एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली, एंड नो एक्सेप्ट को यूज किया जाता है टू इंडिकेट दैट अ फंक्शन विल नॉट थ्रो एक्सेप्शंस। ठीक है, दैट्स इट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है कि टेम्पलेट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। तो देखो टेम्पलेट फंक्शन इन C++ इज अ फंक्शन दैट कैन वर्क विद एनी डेटा टाइप। इट अलाउज यू टू डिफाइन अ फंक्शन और अ मेथड विदाउट स्पेसिफाइंग द एग्जैक्ट डेटा टाइप। देखो टेम्पलेट फंक्शन को क्यों यूज किया जाता है, जब हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी कि कोई भी फंक्शन सिर्फ इंटीजर के लिए नहीं है, सिर्फ फ्लोटिंग के लिए, फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग के लिए नहीं है, हम उसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि उसमें सारे डेटा टाइप जो है ना वो वर्क कर सके। तो बेसिकली हम उसको एक एज ए टेम्पलेट जो है डिफाइन करते हैं। तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखो सिंटैक्स ऑफ टेम्पलेट फंक्शन, टेम्पलेट है, आप उसका टाइप नेम यहाँ पे बताते हो। बेसिकली टाइप नेम क्या है, कीवर्ड ही है जिसको यूज करना है, और टी मैंने उसका यहाँ पे नाम रख दिया, एंड रिटर्न टाइप में हम फंक्शन नेम और पैरामीटर्स दे देंगे। तो बेसिकली एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेट्स से आपको एडिशन के लिए करना है एंड यू आर नॉट श्योर कि आपको जो है इंटीजर है, फ्लोटिंग है या क्या है, या फिर आपको सबके लिए एक जनरल प्रोग्राम बनाना है, तो आप टेम्पलेट फंक्शन को ऐसे डिफाइन करोगे, जैसे हम वॉइड करते हैं, इंटीजर लिखते हैं तो वॉइड की जगह भी टी आएगा, यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर बी लिखते थे तो उसकी जगह भी टी आएगा। क्यों, क्योंकि हमने टी डिफाइन कर दिया है उस टेम्पलेट को, है ना। अब रिटर्न करेंगे a प्लस बी, तो देखो मेन फंक्शन में आके आप अगर इंटीजर दो वो भी आपके ऐड हो जाएंगे, आप दे दो फ्लोटिंग पॉइंट्स वो भी ऐड हो जाएंगे, आप यहाँ पर दे दो डबल टाइप, फ्लोटिंग टाइप, कोई भी, वो सब आपके ऐड हो जाएंगे। देखो यहाँ पे तो उस हिसाब से वो खुद ही डिसाइड कर लेता है टेम्पलेट कि ये कौन सा टाइप का डेटा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल एंड आई होप समझ में आया होगा। ये भी इसके कुछ एडवांटेजेस है, ऑफ कोर्स कोड रीयूजेबिलिटी, हम अलग अलग फंक्शंस नहीं लिख रहे हैं हर डेटा टाइप के लिए, टाइप सेफ्टी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ठीक है,
अब क्लास टेम्पलेट को कैसे एक्सप्लेन करें हम, और एक प्रोग्राम फॉर क्लास टेम्पलेट। देखो ये जो था ये आपका किसका एग्जांपल था, ये आपकी फंक्शन टेम्पलेट का एग्जांपल था, ठीक है। तो फंक्शन टेम्पलेट और क्लास टेम्पलेट दो टाइप की टेम्पलेट्स होती हैं आपके पास। तो ये फंक्शन टेम्पलेट में भी आप एग्जांपल को यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स से क्लास टेम्पलेट। तो क्लास टेम्पलेट में कुछ भी नहीं, जस्ट हम क्लास डिफाइन करते हैं, उसको जेनेरिक बनाते हैं बाय यूजिंग टेम्पलेट। तो क्लास टेम्पलेट को देखो हम कैसे करेंगे, सेम वैसा ही आपने लाइन लिखनी है, टेम्पलेट टाइप नेम टी, है ना। आपने क्लास डिफाइन की है, लेट्स से क्लास नेम वो क्लास है, एंड उसके अंदर इंट डेटा होता है ना, हम ऐसे डिफाइन करते हैं। आप क्या कर रहे हो, टेम्पलेट का यूज करके टी डेटा ऐसे डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने फंक्शन है आपके पास, क्लास नेम टी वैल्यू, एंड यहाँ पे आ जाएगा डेटा वैल्यू, ठीक है। सिंपल आप डिस्प्ले करवा दोगे। देखो एग्जाम्पल में और अच्छे से, यहाँ पे बॉक्स वाला एग्जाम्पल है, आप चाहो तो इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल आपको जो है देना होगा इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग, ऐसे आपको जो है स्पेसिफाई कर देना होगा व्हाइल मेकिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो है क्लास के अंदर आप कर रहे होते हो, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर देखो हमने क्या करवा दिया, यहाँ पर हम बॉक्स में 5, 3.14 हेलो ये सब डिस्प्ले करवा पा रहे हैं, है ना। सो दैट इज द थिंग, ओके। सो क्लास टेम्पलेट एक ब्लूप्रिंट होता है फॉर क्रिएटिंग क्लासेस विद जेनेरिक टाइप्स, ओके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रीथ्रोइंग एक्सेप्शंस, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रीथ्रो करना एक्सेप्शंस को, ठीक है। सो वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम फॉर द सेम। तो रीथ्रोइंग एक्सेप्शंस इन C++, C++ मींस कैचिंग एन एक्सेप्शन इन अ कैच ब्लॉक, हमें पता है, लेकिन रीथ्रो करना क्या मतलब, एंड वापस से हमने कैच ब्लॉक में उसको कैच किया, अब वापस से हम कैच ब्लॉक से उसको थ्रो कर रहे हैं अगेन, जो कि दूसरा कैच ब्लॉक क्या कर रहा है, इसको कैच कर रहा है। इसका मतलब आप सिंपल ये ऐसे याद रख सकते हो कि एक आपका ग्राउंड है, बेसिकली आपका मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, तो क्या हुआ, एक 6 गया लेकिन 6 नहीं गया, वो कैच हो गया, लेकिन हाँ बाउंड्री के पास था, तो बॉलर ने क्या कर दिया कि दूसरे मतलब पर्सन को, दूसरे जो प्लेयर है उसको वापस से थ्रो कर दिया, तो वो वापस से उसने क्या कर लिया, कैच कर लिया। तो आप ऐसे रीथ्रोइंग एक्सेप्शंस को याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो देखो यहाँ पे सिंटैक्स क्या होगा इसका, बेसिकली कैच के अंदर भी आपका क्या आ जाएगा, थ्रो आ जाएगा, ठीक है। वैसे कैच के अंदर थ्रो नहीं आता, लेकिन कैच में भी इस बार थ्रो आ गया। तो देखो अब ये जो थ्रो है ये कहाँ पे कॉट होगा, जो आप दूसरा ट्राई ब्लॉक इसके अंदर, दूसरा जो कैच ब्लॉक आप लिखोगे उसके अंदर। तो देखो एक फंक्शन ए नाम का फंक्शन मैंने बनाया है, एंड फंक्शन टेम्पलेट्स का हम यहाँ पे यूज कर, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम यूज कर रहे हैं, ट्राई कैच जो कि फंक्शन में हम लिख रहे हैं। तो देखो ट्राई में मैंने लिखा है फंक्शन है थ्रोइंग एक्सेप्शन, एंड इसमें मैंने थ्रो करवा दिया कि एन एरर अकर्ड इन फंक्शन है। उसके बाद ये कैच हुआ हमारे यहाँ पे, एंड उसके अंदर मैंने फंक्शन है कॉट एक्सप्रेशन के बाद ये जो है मेरा एरर आ जाएगा, है ना। फंक्शन है कॉट एक्सेप्शन, देखो फंक्शन है कॉट एक्सेप्शन के बाद मेरा ये एरर जो लिखा है मैंने वो आ जाएगा, ओके। एरर कहाँ पे मैंने मेंशन किया है, थ्रो में मेंशन किया है। अब वापस से मैंने उसको थ्रो कर दिया, तो अब देखो यहाँ पर आके मैंने वापस से फंक्शन ए को कॉल किया, है ना, ट्राई फंक्शन में। अब आके यहाँ पे कॉट कैच के अंदर अब मैं लिखूंगी कॉट में, बेसिकली सी आउट में मेन कॉट एक्सेप्शन। तो मेन कॉट एक्सेप्शन में आके वापस से वही एन एरर अकर्ड इन फंक्शन ए जो है वो थ्रो होगा, क्योंकि वापस से हमने यहाँ से जो है वही सेम एक्सेप्शन को जो है थ्रो किया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर रीथ्रोइंग एक्सेप्शन। और व्हाट इज जेनेरिक प्रोग्रामिंग, अब इसको आप खुद से लिख सकते हो। जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, बेसिकली वही कि हम हर डेटा टाइप के लिए जो है एक ही प्रोग्राम बनाते हैं। इसके एडवांटेजेस दो टाइप्स होते हैं, फंक्शन टेम्पलेट, क्लास टेम्पलेट। तो फंक्शन का ये सिंटैक्स है, एंड यही एग्जांपल आप शो कर सकते हो। क्लास टेम्पलेट का ये आपका सिंटैक्स है, आप यही एग्जांपल जो है शो कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जेनेरिक वाला तो अब सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हमने फंक्शन और क्लास टेम्पलेट समझ लिए, ठीक है। उसके बाद सी वाला क्वेश्चन देखो, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू डेमोन्स्ट्रेट क्लास टाइप एक्सेप्शन हैंडलिंग इन C++। तो क्लास टाइप में क्या करना है, देखो यहाँ पे सिंपल वही चीज जो हमने क्लास के अंदर करी हुई है बेसिकली। तो देखो हमने क्लास किया माय एक्सेप्शन एंड स्ट्रिंग, उसके अंदर एक एक्सेप्शन मैसेज दे दिया, एंड पब्लिक में आके माय एक्सेप्शन का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, एंड उसके अंदर हम जो है पास कर रहे हैं उस मैसेज को, एंड दिस मेथड टू गेट द एक्सेप्शन मैसेज, ठीक है। तो इसी में हमें वो मिल जाएगा। फिर मेन फंक्शन में आके हम क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 हुई तो हम माय एक्सेप्शन को थ्रो कर देंगे यहाँ से लेके, ठीक है। तो ये ऐसे होता है क्लास टाइप एक्सेप्शन, ठीक है। वही कैच के अंदर आके आपका कॉट एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ऐसे हम इसको कर सकते हैं। व्हाट क्या करता है, व्हाट फंक्शन रिटर्न करता है एरर मैसेज को, ठीक है। तो इन सब चीजों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। बाकी यहाँ पे देखो आपका पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर एंटर्ड, ये आपका एक्सेप्शन जो है वो कॉट हो गया, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर योर यूनिट 5। नाउ लास्ट यूनिट है आपका यूनिट 6, जो कि सिंपल यूनिट है STL, जिसका रिसेंटली जो है आपका वन शॉट मैंने डाल दिया है, तो बेसिकली आप उससे कर सकते हो।
नाउ व्हाट आर द वेरियस एल्गोरिदम्स अवेलेबल इन STL, हमें वो लिखना है। एल्गोरिदम्स मैंने आपको बताया हुआ है कि STL में कौन सी चीजें होती हैं, राइट। कंटेनर्स होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं और आइटरेटर्स होते हैं। तो हमें एल्गोरिदम्स यहाँ पे बतानी है और एक्सप्लेन करना है एक एल्गोरिदम को। देखो यहाँ पे आप बहुत सारी, देखो मैंने जो एक्सप्लेन करी है उससे हटके भी यहाँ पर आपको दिख सकती है, लेकिन जो मैंने वन शॉट में एक्सप्लेन करी है बस आप उतनी ही याद रखना, ठीक है। इस वाले इधर आपको ज्यादा मिल सकती है, फिल, रिप्लेस, ये वाली तो सिंपल आप रख सकते हो, फाइंड, बाइनरी सर्च, सॉर्ट, ठीक है, ये सब चीजें, मैक्स एलिमेंट, मिन एलिमेंट, फिर सेट यूनियन, सेट इंटरसेक्शन। तो ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं आपके जो कि कॉमनली यूज्ड है। STL provides a wide range of algorithms for tasks like searching, sorting, modifying and analyzing the data. सो बेसिकली हमारे पास पहले से एल्गोरिदम बिल्ट होती है, जैसे कि सॉर्ट के लिए हमें कुछ मतलब खुद से नहीं लिखना है लॉजिक उसका, जस्ट इस सॉर्ट फंक्शन का यूज करना है एंड ये एल्गोरिदम हमें सॉर्ट करके दे देगी हमारे एलिमेंट्स को। तो बेसिकली वेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, हमारे नंबर्स को दे रहे हैं, वेक्टर को इंक्लूड करना मत भूलना। एल्गोरिदम आप लिख रहे हो तो यूज कर रहे हो तो एल्गोरिदम लाइब्रेरी का यहाँ पे लिखना मत भूलना, ओके। उसके बाद आप सी आउट करवा दोगे ओरिजिनल नंबर्स एंड फॉरेन, ऐसे जैसे हम बेसिकली वेक्टर्स के अंदर करते हैं। एंड असेंडिंग ऑर्डर के लिए आपने अगर सॉर्ट करना है तो सिंपल आप सॉर्ट लिखोगे, नंबर्स डॉट बिगिन से लेके नंबर्स डॉट एंड तक आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है एंड वापस से आप उसको डिस्प्ले करवा दोगे। अगर डिसेंडिंग में करना है ना तो एक कस्टम कंपैरेटर यहाँ पे आ जाता है जो कि है ग्रेटर इंट और पैरेंथेसिस भी, ठीक है। सिर्फ ग्रेटर इंट लेके मत लिख के मत भूल जाना, पैरेंथेसिस भी है। तो ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे एंड वापस से हम डिस्प्ले करवा देंगे। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट में ओरिजिनल नंबर्स ये हैं, असेंडिंग में ये आ जाएंगे एंड डिसेंडिंग में ये आ जाएंगे। सो ऐसे आप सिंपल सॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज इट। एंड फिर आपको बोला गया है राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट मैप। तो बहुत सिंपल है, मैप को आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। तो देखो मैप को इंक्लूड कर लिया, मेन फंक्शन में आके मैप में हमने एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग दे दी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंटीजर की स्टोर करेगा और वैल्यूज जो है वो स्ट्रिंग्स में आ जाएंगी। उसका नाम मैंने स्टूडेंट्स दे दिया है, तो स्टूडेंट्स 1 में एलिस, स्टूडेंट्स 2 में बॉब, स्टूडेंट्स 3 में चार्ली। तो बेसिकली ये की वैल्यू पेयर हो गए। अगर अब हम इनको क्या करवाएं, देखो कांस्टेंट ऑटो, ऑटो क्या क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर भी है और स्ट्रिंग भी है, तो एक में यहाँ पे नहीं दे सकती। तो ऑटो क्या करेगा, ऑटो कीवर्ड हमारा जब इंटीजर है तो इंटीजर प्रिंट करवाएगा, जब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे हम करेंगे इसको प्रिंट एंड पेयर डॉट फर्स्ट से हमारा प्रिंट होगा जो कि नेम है, और पेयर डॉट सेकेंड जो है वो प्रिंट होगा। पेयर डॉट फर्स्ट यानी कि वो इंटीजर जो कि आपका यहाँ पे की है, ठीक है, 1 2 3, और पेयर डॉट सेकेंड यानी कि वैल्यूज जो कि यहाँ पर है, ठीक है। सो ये हम ऐसे जो है प्रिंट करवा सकते हैं एंड बेसिकली यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये ऐसे आपको क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद देखो right, what is a container, what are the various types of containers and explain any two containers in detail। तो ये भी important question है, ठीक है। तो containers क्या होते हैं, it is a class or data structure which is provided by STL, ठीक है, that stores and organizes collections of objects। Containers manage storage, provide ways to access elements and ensure efficient operations like insertion, deletion and traversal। तो बेसिकली कौन से कंटेनर्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, देखो सीक्वेंस कंटेनर होता है, एसोसिएटिव कंटेनर्स होता है और अनऑर्डर्ड कंटेनर्स होते हैं। बाकी कंटेनर एडाप्टर्स के अंदर स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू होते हैं। तो सीक्वेंस कंटेनर्स में क्या होते हैं, ये बेसिकली लीनियर ऑर्डर वाले एलिमेंट्स को मेंटेन करता है, जैसे कि वेक्टर हो गया, लिस्ट हो गया, डीक्यू हो गया, एरे हो गया। तो ये सब सीक्वेंस कंटेनर्स हैं। एसोसिएटिव कंटेनर्स यानी कि सेट, मल्टी सेट, मैप, मल्टी मैप, है ना, जो कि ऑटोमेटिकली सॉर्ट करते हैं एलिमेंट्स को और की वैल्यू पेयर्स के अंदर ये अरेंज होते हैं। बाकी अनऑर्डर्ड कंटेनर्स में अनऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मल्टी मैप, ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये होता है की वैल्यू पेयर्स, लेकिन इनके अंदर कोई ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। कंटेनर एडाप्टर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्पेशलाइज्ड इंटरफेसेस ओवर स्टैंडर्ड कंटेनर, जो कि स्टैक क्यू को डायरेक्टली, प्रायोरिटी क्यू को हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स, जो हमने बता दिए। एक्सप्लेन एनी टू कंटेनर्स, तो कोई टू कंटेनर्स हमें एक्सप्लेन करना है तो हमेशा वेक्टर तो सबसे सिंपल है, तो यहाँ पर वेक्टर हम डिफाइन करेंगे एंड उसको पुश बैक करेंगे एलिमेंट्स को एंड देन एक्सेस करेंगे, तो 10 20 30 40 हमें जो है आउटपुट में मिल जाएगा, है ना। बाकी मैप को हम शो कर सकते हैं, मैप एक की वैल्यू पेयर है जो कि अभी हमने देखा इसको कैसे शो करते हैं, बाकी आउटपुट पे वैसे ही मिल रहा है। तो जस्ट ये हमने जो है वेक्टर्स और मैप्स की डिफरेंस भी बता दी, दैट्स इट। फिर देखो आपका 8th क्वेश्चन में अगेन आपको एल्गोरिदम पर ही क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट फंक्शन ही एक्सप्लेन करने बोला है, तो वही चीज है एक्सप्लेन करना है। देखो जो हमने अभी फर्स्ट में करी थी वही चीज है, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग, वही सेम जो प्रोग्राम है वो
देखो यहाँ पे आप इसको वेक्टर्स फॉर्मेट में सिंपल असेंडिंग के अंदर ऐसे कर सकते हो एंड डिसेंडिंग के अंदर आप कैसे कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे आप यूज करोगे आपका कंपैरेटर ऑपरेटर। ये आप मत यूज करो डायरेक्टली, आप क्या यूज करोगे जो मैंने ऊपर आपको बताया था, ग्रेटर इंटीजर पैरेंथेसिस, है ना, मे बी इससे पहले था, है ना, इस यहाँ पर ये देखो ग्रेटर इंटीजर, ये कस्टम कंपैरेटर है, डायरेक्टली यही यूज करो, कोई भी लॉजिक में अपने चेंजेस मत लाओ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो एंड यू विल बी डूइंग एवरीथिंग वेल, ठीक है। फिर आपको पूछा गया है कि सिक्वेंशियल कंटेनर क्या होते हैं, भाई वही क्वेश्चन रिपीटेड है 8A में भी 7A में भी। तो देखो सिक्वेंशियल कंटेनर्स आपके वेक्टर है, डीक्यू है, लिस्ट है, फॉरवर्ड लिस्ट है, एरे है, स्ट्रिंग है। आपको अगर कंपैरिजन करना है, मे बी एरे वर्सेस वेक्टर के अंदर आप कंपैरिजन करना चाह रहे हो, क्वेश्चन क्या पूछा गया एग्जैक्टली, आपको व्हाट इज अ सिक्वेंशियल कंटेनर एक्सप्लेन करना है एंड लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल कंटेनर्स एंड कंपेयर करना है एरेस और वेक्टर्स को। तो सिक्वेंशियल कंटेनर्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन कर दिए, लिस्ट कर दिए सिक्वेंशियल कंटेनर्स को। अब एरे और वेक्टर में कंपेयर करना है। तो देखो एरे क्या होता है, फिक्स साइज सीक्वेंस एलिमेंट्स होते हैं, डायनामिक एरे होता है वेक्टर में। साइज जो इस एरे के अंदर फिक्स होता है कंपाइल टाइम में, और वेक्टर का साइज बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता क्योंकि डायनामिकली हम उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, लार्ज भी यानी श्रिंक भी कर सकते हैं, एक्सपांड भी कर सकते हैं। मेमोरी का तो एरे के अंदर स्टैटिकली जो है एलोकेट हम करते हैं मेमोरी, और वेक्टर में डायनामिकली करते हैं। फास्टर एज नो रिसाइजिंग अकर्स एरे, है ना, और वेक्टर के अंदर रिसाइजिंग करनी पड़ती है बार बार, तो इट इज स्लाइटली लोअर। नीड्स एक्सप्लिसिट साइज डिक्लेरेशन, हम एरे को हमेशा साइज डिक्लेयर करते हैं, और वेक्टर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं एम्प्टी एंड ग्रो करते हैं उसको एज नीडेड। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है क्योंकि कैन नॉट बी चेंज साइज, है ना, यहाँ पर जो है हायर फ्लेक्सिबिलिटी है बिकॉज ऑफ डायनामिक डेटा, नॉट सपोर्टेड बियॉन्ड डिफाइंड साइज इंसर्शंस, है ना, और क्योंकि अगर एरे का साइज 5 है तो 6th एलिमेंट हम उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, एंड वो चीज हम डायनेमिकली वेक्टर में कर सकते हैं। एंड ये जो है बेस्ट फॉर स्मॉल फिक्स साइज डेटा एंड दिस इज सुटेबल फॉर लार्ज डायनेमिकली चेंजिंग डेटा। चाहे तो हम एरे का एग्जांपल यहाँ पे शो कर सकते हैं। देखो डायरेक्टली एरे को यहाँ पे जो है इंक्लूड किया हुआ है, डायरेक्टली एरे को फिक्स साइज जो है डिनोट करके, फिक्स साइज देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है जो कि हम वेक्टर के अंदर यहाँ पे नहीं देंगे, डायरेक्टली इंट यूज करेंगे एंड डायनेमिकली जितने एलिमेंट्स चाहे हम उसके अंदर रख सकते हैं, एंड पुश बैक यानी कि हम उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज आइटरेटर, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ आइटरेटर। तो आइटरेटर क्या होते हैं, it is an object that acts as a pointer to elements in a container like vector, list, map, etc. It is used to traverse through elements of a container sequentially without exposing the underlying data structure. ठीक है, तो आइटरेटर्स का बस यही यूज है कि उनको ट्रैवर्स करना है। ठीक है, तो देखो कौन से टाइप्स के आइटरेटर्स है, इनपुट आइटरेटर जो कि रीड करता है डेटा को फ्रॉम कंटेनर, फिर हमारे पास है आउटपुट आइटरेटर, है ना, आउटपुट आइटरेटर क्या करता है, राइट करता है डेटा टू अ कंटेनर। फॉरवर्ड आइटरेटर क्या करता है, मूव करता है फॉरवर्ड में, है ना। बाकी आप देखो तो बाई डायरेक्शनल आइटरेटर है जो कि यूज करता है, मतलब मूव करता है बोथ द डायरेक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड। रैंडम एक्सेस आइटरेटर क्या करता है, प्रोवाइड करता है डायरेक्ट एक्सेस टू एनी एलिमेंट, मे बी वेक्टर और एरे। ठीक है, तो अगर हम प्रोग्राम देखें टू डिमॉन्स्ट्रेट आइटरेटर्स, यहाँ पे वेक्टर इंक्लूड किया बिकॉज वी आर मेकिंग वेक्टर कंटेनर। उसके बाद डिक्लेयर करेंगे हम आइटरेटर, तो आइटरेटर ऐसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन आइटरेटर, और आईटी में भी आप उसका नाम दे सकते हो। फिर आप यूज कर रहे हो आइटरेटर को टू ट्रैवर्स द वेक्टर। तो देखो आईटी कहाँ से स्टार्ट होगा, नंबर्स डॉट बिगिन से, और कहाँ पे एंड होगा, नंबर्स डॉट एंड से, एंड प्लस प्लस। ठीक है, तो सिंपल आप इसको जो अब देखो जैसे कि ये पॉइंटर है राइट, तो यहाँ पर आपको उसको डी रेफरेंस करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू, अदरवाइज सिर्फ आईटी आप लिखोगे तो कोई गार्बेज वैल्यू, क्योंकि उसका एड्रेस जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार है बेसिकली, तो ऐसे आप कर सकते हो ट्रैवर्स, है ना। अब अगर आपको मॉडिफाई करने एलिमेंट्स यूजिंग आइटरेटर, तो सिंपल आप वही फॉर लूप लगाओगे और स्टार आईटी प्लस इक्वल टू 5 कर दोगे, इसका मतलब वो एलिमेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 5, है ना। अब आपको मॉडिफाई करना है तो सिंपल फॉर यूज करके आप मॉडिफाई कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे हम यूज करते हैं आइटरेटर्स को। एंड नंबर्स डॉट बिगिन एंड आपको मेंशन करना जरूरी है फॉर लूप में, एंड स्टार आईटी यानी कि हमें डी रेफरेंस करना जरूरी है आइटरेटर को, चाहे हमें एक्सेस करना हो या मॉडिफाई करना हो एलिमेंट को, एंड हमें ऐसे जो है एलिमेंट मिल जाएंगे क्योंकि हमने +5 कर दिया, देखो तो हमारे सारे एलिमेंट्स +5 हो गए। ठीक है, तो iterators provide a way to traverse and manipulate containers elements efficiently, and they work uniformly across different container types
ऑफरिंग अ स्टैंडर्ड वे टू एक्सेस एलिमेंट्स, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमने जो है कर ली है बेसिकली, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी सुबह ही डाल दी है आज प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, तो उन लोगों ने आई थिंक पढ़ भी लिया होगा। सो आपको भी मिल जाएगी ये पीडीएफ इफ यू फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन। तो चलो वेट, अभी वीडियो को स्टॉप मत करके चले जाओ, हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारे यूनिट्स, ठीक है। तो जैसे कि ये है आपका यूनिट 3 पॉलीमॉर्फिज्म वाला। तो ये वही पीडीएफ है जिससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बेसिकली ज्यादातर कोड्स करवाए हुए हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म में देखो ये सब आप, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मेन फॉर्म्स, राइट। उसके बाद देखो कंपाइल टाइम और रन टाइम, दो टाइप्स के आपके क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम में हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग होता है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। रन टाइम में हमारा सिर्फ वर्चुअल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने देखा, ये सब ओवरलोड हो सकते हैं, देखो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, लेस देन, ये सब आपके हो सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट व्हाई इट्स नॉट गेटिंग नेक्स्ट, तो चलिए नोट से ही देख लेते हैं। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म में यहाँ पर हमने बता दिया मैंने आपको कि ये टाइप्स हैं, रन टाइम्स वगैरह, यहाँ पे सब आपके कोड्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, ये सारे। एंड देन ऑपरेटर ओवरलोडिंग को कैसे करते हैं हम, यहाँ पे देखो क्लास कॉम्प्लेक्स हमने बनाया हुआ है, हम क्या ओवरलोड कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर को, राइट। तो देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्लास हमने बनाई, उसके अंदर हम ओके ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने डबल और रियल, इमेज, इमेजिनरी, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया। फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर उनको इनिशियलाइज कर दिया। एंड देन यहाँ पे देखो हमने कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स एम्परसेंड उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने टेम्पररी एक कॉम्प्लेक्स बना लिया जिसमें टेम्प डॉट रियल इज इक्वल टू दिस रियल प्लस ऑब्जेक्ट का रियल, ठीक है। एंड उसके बाद वैसे हमने इमेजिनरी के लिए कर लिया एंड देन डिस्प्ले, ठीक है। तो ये सब हम ऐसे कर सकते हैं। बाकी आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग में स्टार भी है जो कि हम कॉम्प्लेक्स के लिए करेंगे, तो जस्ट ओवरलोड में आपका जो स्टार आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स में यूनरी माइनस और प्लस और ये माइनस माइनस ऑपरेटर्स, तो इन सबको तो अभी हमने करके देख ही लिया था। बाइनरी ऑपरेटर्स आपके प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली दो ऑपरेंड्स पर वर्क करते हैं, तो उनको भी सेम हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर हम ऐसे करते हैं, ठीक है, सिंपल, ओके। उसके बाद समरी में यही सब चीजें हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग, डेटा कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं था आई थिंक, है ना, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। तो बेसिकली हमें फ्लोट से अगर इंट में करना है तो देखो हम कैसे करते हैं, डायरेक्टली फ्लोट वैल्यू है, यहाँ पर हम अगर इसके अंदर इंट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, आउटपुट में हमें सिंपल 3.14 का सिंपल 3 मिलता है। तो अगर हम टाइप कास्टिंग देखें, इम्प्लिसिट कास्टिंग क्या होता है, ऑटोमेटिकली हो जाती है एंड कमांड्स के थ्रू। तो देखो टाइप कास्टिंग में इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली, तो फंक्शन डायरेक्टली देख लो, यहाँ पर आपका 5a है जो इंटीजर है जो कि 5 है, ठीक है। और फ्लोट में हमने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया, तो देखो 5 का हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5.0, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया फ्लोट के अंदर, ठीक है। सिंपल इतने से कन्वर्जन से, तो ये होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये है आपका फ्लोटिंग वैल्यू। अब इंटीजर बी में आके आपने इंट ए जो है इंट करके ए को पास कर दिया, तो ये 9.7 का हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, देखो आउटपुट 9 मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसका जो डिफरेंस है वो अवेलेबल है। पिटफॉल्स में आता है आपको, देखो एम्बिग्यूटी और अनइंटेंडेड कन्वर्जन। तो एम्बिग्यूटी मतलब ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स फॉर टू मेनी डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन कॉज एम्बिग्यूटी, ठीक है। और इस एम्बिग्यूटी वगैरह को हमने पढ़ा हुआ भी है। तो यही सारी चीजें, इम्प्लिसिट कन्वर्जन ये सब, और एक्सप्लिसिट और म्यूटेबल कीवर्ड्स का यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लिसिट को कैसे यूज करते हैं, तो एक्सप्लिसिट जस्ट यहाँ पे हम डाल देते हैं फॉर बिफोर कंस्ट्रक्टर, है ना। एंड यहाँ पर म्यूटेबल का मतलब क्या है, म्यूटेबल कीवर्ड अलाउ करता है एक मेंबर क्लास को टू बी मॉडिफाइड इवन इफ इट इज द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो हम उसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, कांस्टेंट भी होगा तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर से अगर मॉडिफाई हटा दिया तो कांस्टेंट को हम मॉडिफाई कभी भी नहीं कर सकते, सो दैट वी कैन डू बाय दिस कीवर्ड, ओके। सो दैट वाज ऑल योर रिवीजन फॉर यूनिट 3, ठीक है। सो आई होप आपको यूनिट 3 का तो समझ में आ गया होगा। लेट्स सी फॉर यूनिट 4, ठीक है। तो यूनिट 4 आपका फाइल्स एंड स्ट्रीम्स है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखें तो डेटा हायरार्की में से, ठीक है, आपको ये बिट बाइट फील्ड वगैरह याद रखना होगा। स्ट्रीम्स फाइल्स में सी इन सी आउट याद रखना होगा, ये आपके इनपुट फाइल्स होते हैं, आउटपुट फाइल्स, ठीक है। बेसिक ऑपरेशंस हैं ये आपके। सी इन सी ई आर क्या होता है, आपका एरर जो है वो शो करता है। सी लॉग आपका लॉग स्ट्रीम के लिए होता है। ये एरर्स हैं ई ओ एफ, फेल, बैड, गुड, क्लियर जो हमने देखे,
ये सारे के सारे उसके फंक्शंस हैं, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन करे हुए हैं। ऑपरेशंस ऑन फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, ये सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी की सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, सब पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। यू विल टेक द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो एंड यू विल बी डेफिनेटली फ्री फॉर सेमेस्टर 4 एज वेल फॉर कंप्यूटर स्टूडेंट्स, ओके। अदरवाइज ये देखो मोड्स हैं सारे आपके जो एक्सप्लेन करे हुए हैं, इनपुट आउटपुट, एटीई वगैरह वगैरह, ओके। सो ये सब चीजें, तो आई होप कि आपको आइडिया आ गया है कि हाँ कैसे जो है चीजों को करना है आपको, ठीक है। आप सिंपल कोड्स करके देखना जो कि मैं आपको करवा रही हूँ इन लेक्चर्स, ठीक है। सो वो आपको बहुत यूजफुल होंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग में सिंपल 2 चीजें हैं, ट्राई कैच है और टेम्पलेट्स वगैरह का यूज हमें बताना होता है। मल्टीपल कैचिंग भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मल्टीपल कैचिंग जो कि बार बार देखो, जैसे कि आप ट्राई के अंदर ही मल्टीपल आप थ्रो दे रहे हो तो वो आके मल्टीपल आपके कैचेस बन रहे हैं। टेम्पलेट्स में फंक्शन टेम्पलेट, क्लास टेम्पलेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रीथ्रो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कुछ एक्सेप्शन स्पेसिफिकेशन है जिसके लिए हम यूज करते हैं नो एक्सेप्ट का, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस भी हम बना सकते हैं। फिर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब चीजें एक्सप्लेन करी हुई हैं। टेम्पलेट्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करे हुए हैं, फंक्शन टेम्पलेट। फिर आपका ओवरलोडिंग भी हो सकती है फंक्शन टेम्पलेट्स में आके, देखो ओवरलोडिंग फंक्शन टेम्पलेट्स। उसके बाद क्लास टेम्पलेट है, क्लास टेम्पलेट, नॉन टाइप पैरामीटर्स, टेम्पलेट्स एंड फ्रेंड्स। तो देखो ज्यादातर ट्राई करो कि मोस्टली सारे टॉपिक्स आप पढ़ लो, क्योंकि जो अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज्यादातर ऐसे आ रहे हैं जिन टॉपिक्स को हम निग्लेक्ट कर देते हैं ना, उन पे आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दो उन टॉपिक्स पर भी। टाइप नेम एक्सपोर्ट कीवर्ड है यहाँ पे, दैट वाज योर यूनिट 5 एंड 6 में तो एसटीएल के बारे में बात हुई गई है। कंटेनर्स हमने पढ़े, वेक्टर्स है ना, डी क्यू लिस्ट वगैरह। तो वेक्टर्स का यहाँ पे आपके लिए है पूरा, एसटीएल आपके लिए है पूरा लिस्ट का है, ठीक है। डीक्यू के लिए पूरा का पूरा कोड है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे पुश बैक, फ्रंट, बैक वगैरह। एसोसिएटिव कंटेनर्स आपके सेट, मल्टी सेट, मैप, मल्टी मैप होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये चीजें हैं, ठीक है। मैप का भी पूरा कोड है। एंड देन आपके सारी चीजों के लिए कंटेनर एडाप्टर्स में स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू है ना, तो इनको भी हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देन आपके पास एप्लीकेशन ऑफ कंटेनर्स है जो कि वेक्टर लिस्ट आप देख सकते हो। फिर अल्गोरिदम्स में हम आ गए जिसमें सॉर्टिंग सर्चिंग की अल्गोरिदम्स है, बाइनरी सर्च की अल्गोरिदम का कोड आ सकता है, बबल सॉर्ट है ना। फिर मिन मैक्स अल्गोरिदम आपकी आ सकती है, इसमें बहुत ज्यादा सिंपल, देखो मिन एलिमेंट, मैक्स एलिमेंट, ऐसे आप जो है शो करते हो। फिर सेट ऑपरेशंस में आपका सेट यूनियन, सेट इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस ये आ सकता है। तो बहुत ज्यादा सिंपल कोड्स हैं, ठीक है। फिर हीप सॉर्ट एल्गोरिदम भी है जो कि आपकी आ सकती है, ठीक है। तो हीप सॉर्ट एल्गोरिदम भी यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर आइटरेटर्स में आपके टाइप्स ऑफ आइटरेटर्स, इनपुट, आउटपुट, फॉरवर्ड, बाई डायरेक्शनल, रैंडम एक्सेस, सबके लिए कोड्स अवेलेबल है। तो सबको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ज्यादा शॉर्ट चीजें हैं, ठीक है। तो आपको जो पीडीएफ है देखो 26 पेजेस की है, बाकी आप देखो तो बहुत ज्यादा सिंपल छोटी छोटी मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, देखो ये 24 एंड सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा यूजफुल ये वीडियोस हैं आपके लिए, वन शॉट्स एंड ये सारे पीडीएफ, ठीक है। नोट्स की तो आप इनको रेफर कर लेना। बाकी ये 2024 का जो सोल्यूशन है वो मैंने आपको ये वाली पीडीएफ से समझा दिया, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सो एवरीथिंग यू विल गेट ओवर देयर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो टुडे टुमारो यू विल बी स्टडिंग फॉर ओपी इटसेल्फ। मैं एक टिप्स आपको ये दे दूं कि यूनिट आपका जो सिंपल है वो आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग टेम्पलेट्स और एसटीएल वाला यूनिट सिंपल है। तो चाहो तो आप उसको आज कर लो या फिर आप कल कर लो। मेरा ये कहना है कि पॉलीमॉर्फिज्म और आपका जो फाइल हैंडलिंग वाला है ये आप ये दोनों यूनिट आज के दिन कंप्लीट कर लो, कल के पूरे दिन में आप जो है रिवाइज कर सकते हो इन दोनों यूनिट्स को एंड यू कैन गो फॉर लास्ट यूनिट 5 एंड यूनिट 6। बहुत इजीली आपकी जो वीडियोस देख के आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा एंड नोट्स में जाके आपको चीजें अच्छे से मिल जाएंगी। बाकी जो है मैं मेंबर्स के लिए बता रही हूँ प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप हो तो डेफिनेटली आपको इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे मिलती रहेंगी होल डे, कल भी और आज भी। तो आप उनको भी साइड बाय साइड पढ़ते रहना, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। सो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।